गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे अर्जुनास? हाँ, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया। अब तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया। हाँ, कोई पूछे तो बोल देना। छेनू आया था नहीं, अपना पहला चैप्टर का चला गया। कोई पूछे तो बता देना कि पहला चैप्टर हमने कर लिया। अब तो हम टेस्ट देते हैं, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। अब हमारे अंदर का डर हट चुका है। और अब हाँ, जो लोग कल से जिन्होंने फ्रेश स्टार्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने मतलब ठीक है, आजकल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर करके बर्बाद कर रखा है मुझे कि भैया 7 लेक्चर 8 लेक्चर जो भी बैकलॉग कवर करके आए हैं भाई, बहुत बड़ी चीज़ है। आपका ये फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने बैकलॉग किया, देखो ऑब्वियस है सबके लिए टाइम एग्जैक्ट पैरेलल लाइन नहीं चलती। आप बोल सकते हैं कि जो हम ग्राफ पढ़ते हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वैसी नहीं होती। ऑब्वियस है डिप्स आते हैं, कभी कभी डाउन्स आते हैं, कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता, घर पे कुछ माहौल ऐसा बन जाता है, तो कभी कुछ बैकलॉग हुआ तो आपका काम है फाइट बैक करना। मेरे पास बहुत सारे मैसेज ऐसे हैं जिसमें लोगों ने फाइट बैक किया है, मूल कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट किया है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम से लाइव क्लास ज्वाइन कर लिया है। तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत बढ़िया। सारे के सारे अर्जुनास बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, खुद के लिए लाइक कर लो। हाँ खुद के लिए ऐसे होता है ना, पीठ पे सबासी मार लो, क्या क्या काम किया हम लोगों ने। जो लोग नए आए हैं, ऑब्वियस आपका बैकलॉग पीछे का चैप्टर है, प्लीज कर लीजिएगा। इस चैप्टर में आज भी सत्संग है, लेकिन कल से इसमें न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। इवन आज भी थोड़ी बहुत आने की कोशिश करेगा न्यूमेरिकल्स, थोड़ा सा चीजें रिवाइज करके आइएगा। हाँ चलो तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट नोट्स भाई सबने बनाया है। आज मैं इंस्टा पे एक स्टोरी भी लगाई एक बच्चे की, तो उसने तो पूरा क्लास नोट्स एक चीज बना रखी है यार। मैंने देखा उसने वीडियो बना रखा है, मुझे अच्छा लगा कि ऐसे भी क्लास नोट्स लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो चलो, लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं। लास्ट क्लास में कुछ चीजें पढ़ी थी और वो था कि सर आखिर डिस्कवरी कैसे हुई। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने लास्ट क्लास में कुछ चीजें पढ़ी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ना शुरू किया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पूरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और उसमें डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो पहला नेचर था वो देखा था। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का सत्संग। लेकिन सत्संग में ये बाबा थोड़े अलग है, ये थोड़े जो ज्ञानी जो है ना, ये थोड़े अलग हैं। हम लोग जब भी ये सब बातें करते हैं, हमारे यहां क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हमारे यहां सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें नहीं होती कि बस आए और सुन के चले गए। नहीं नहीं नहीं, हम लोग कल डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल कर रहे थे और डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अगर देखेंगे ध्यान से, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो डिस्कवरी है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी स्टार्ट करी थी। इलेक्ट्रॉन पहली बार कहां मिला था, तो यहां पर थॉमसन भाई साहब आए थे। थॉमसन ने याद है क्या क्या किया था, बेचारे ने इलेक्ट्रॉन के बारे में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया कि सर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करते। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रे निकाल के लाए, E/m चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकाल के लाए, लेकिन इनसे नहीं हो पाया। ये दोनों काम किसने किया? थॉमसन ने किया। थॉमसन ने बेचारे ने पूरा मेहनत कर दिया, पता नहीं कैथोड रे के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन कर दी, याद है? कैथोड रे यहां से जनरेट होगा, यहां पर अपने पास एनोड होगा, ये हाई वोल्टेज लगाया, यहां लो प्रेशर मेंटेन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर, नॉर्मल केस में यहां पर, और यहां मैग्नेटिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां मैग्नेटिक फील्ड में, और यहां पर क्या था? बैलेंस्ड था। ये दोनों को बैलेंस किया गया। तो ये सारा कुछ थॉमसन ने इतनी हाई लेवल फिजिक्स पढ़ा के फिर भी बेचारा नहीं निकाल पाया चार्ज और मास नहीं निकाल पाया, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के चला गया। चलो मुझे एक बात बताओ, ये जो डेविएशन होती है कैथोड रे की, थोड़ा सा एक बात बताइएगा, ये जो डेविएशन होती है कैथोड रे की, ये बता सकते हैं डेविएशन ऑफ कैथोड रे? ए भैया जल्दी से जल्दी, डेविएशन ऑफ कैथोड रे जो होता है, क्या ये मैं सही लिख रहा हूं या रॉन्ग है? राइट है या रॉन्ग है? अगर मैं बोलूं कि कैथोड रे का डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, क्या ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? जल्दी से जल्दी, क्या ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? जल्दी से जल्दी, ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? डेविएशन ऑफ कैथोड रे सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास क्या है?
रॉन्ग है ना, ऑब्वियस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। ये बातें कौन करके चला गया? ये सारी बातें थॉमसन करके चला गया, थॉमसन करके चला गया। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला किससे? सर मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। देख रहे हो, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट लिया, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला। और ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से एक चीज पता चली कि दुनिया का सारा चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा या दूसरा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सर मास कितना आ गया यहां से? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। और E बाई एम रेशियो इलेक्ट्रॉन का होता कितना है? तो सर ये वाली वैल्यू 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी हो जाता है। तो ये सारी चीजें माइनस 1.76 इंटू 10 की पावर 11 हो जाता है। पक्का? तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन के बारे में। सबसे ज्यादा टाइम हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में लगा। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जैसे ही हुई, भैया प्रोटॉन की डिस्कवरी में कुछ भी नहीं करना था, प्रोटॉन की डिस्कवरी में कुछ भी नहीं करना था। यहां पर कौन सा रे लगा? सर कैनाल रे या फिर एनोड रे या फिर इसी को पॉजिटिव रे बोल दूं। सर यहां पर बस अपोजिट साइड लेना था। सर यहां पर प्रोटॉन की डिस्कवरी में कुछ भी नहीं। सर कोई भी गैस, याद रखिएगा ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन गैस इन द ट्यूब। कैथोड रे डिपेंड नहीं करता गैस पे, ये किस पे डिपेंड करता है? ट्यूब में कौन सा गैस रखा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। कैथोड रे के बारे में याद करो, कैथोड रे के बारे में याद करो, कैथोड रे के बारे में क्या क्या पढ़ा था कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ गैस होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ गैस होता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ट्यूब के अंदर कौन सा गैस होगा। इन प्रोटॉन में यहां पर डिपेंड करता है कैनाल रे, एनोड रे। क्यों? क्योंकि सर याद कीजिएगा इलेक्ट्रॉन जो होता है ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, बाहर होता है, दे दोगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुमसे कोई प्रोटॉन मांग ले तो भैया तुम सोचने लगोगे। मैंने बोला था ना, एक एग्जांपल दिया था कि पेन मांगेगा दोस्त दे दोगे, पेन मांगोगे दे दोगे कि हाँ ले जा कोई बात नहीं। लेकिन अगर बोल देना हाथ दे दे, नहीं दे पाओगे ना, हाँ नहीं दे पाओगे। तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। अपने पास इसका कैथोड रे, ये इंडिपेंडेंट ऑफ गैस है। ये क्या है? डिपेंड करता है गैस के ऊपर। पक्का हो जाएगा? श्योर हो? चलें तो चलें, स्टार्ट करें। क्या होगा ये देखिएगा अपने पास। अब आपके पास आपका केवीडी आपका इंतजार कर रहा है। कौन बनेगा डॉक्टर? हाँ कौन बनेगा? जल्दी आंसर आना चाहिए। कौन बनेगा? बोलो, लिखो, इसी बहाने याद हो जाए। मैं बनूंगा डॉक्टर। अंदर से मोटिवेशन भाई आना चाहिए। अपने आप को इमेजिन करो, स्टेथोस्कोप के साथ इमेजिन करो किसी पेशेंट की सेवा कर रहे होगे, किसी पेशेंट को दवाई लिख रहे होगे। इमेजिन करो। हाँ हर एक मतलब अच्छी स्पीड से कमाओगे तो सोचो कितना कमा सकते हो। इमेजिन ये भी नहीं, सेवा करनी है। मैं बार बार बोलता हूं बेटा, हमें सेवा करनी है, एकदम सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। पैसा लेना गलत चीज थोड़ी ना होती है। हाँ सेवा करेंगे लेकिन हाँ पैसे के साथ यार, ऑब्वियस है, हिसाब किताब अपना पूरा क्लियर होना चाहिए। टारगेट क्या है? 1 मूल रुपया। जिंदगी में क्या करना है? कोई पूछे तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? बोलना 1 मूल रुपया कमाना है। हाँ ठीक है, 1 मूल रुपया। तो बस 1 मूल रुपीज के लिए काम करना है। कैसे काम करेंगे? अच्छा डॉक्टर बनेंगे, 1 मिनट में 1 पेशेंट, 60 मिनट में 60 पेशेंट, ज्यादा हो जाएगा। हाँ सोच रहे हो? कल में 1 मिनट में 1 पेशेंट, 60 मिनट में 60 से मतलब 1 घंटे में कितना हो गया? 60। 1 घंटे में नहीं 60, चल छोड़ो 30 लगा देते हैं। अच्छा ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर बन जाओ, 30 पेशेंट देख जाओ। सोच रहे हो? 2-2 हजार रुपये भी तुम्हारे टाइम तक दे देगा। आज से 5-7 साल बाद 2,000 रुपये तो हो ही जाएगा कंसल्टेंसी फीस। तो 60,000 1 घंटे के अंदर 30 पेशेंट देखोगे, 60,000। जिंदगी में ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, 4-5 घंटे ही काम करना है। 1 दिन में 3 लाख, 5 घंटे में 3 लाख। सोचो कितनी खुशी हो रही है ना। इसी सोच को घर पे बैठ के सोचना, अभी पढ़ना, ठीक है, अभी पढ़ाई करनी है। सोच लिया ना 3 लाख रुपए एक दिन का, 30 दिन में 90 लाख। छाती हो गई 56 इंच से बड़ी। हाँ यही रियलिटी है। ठीक है तो चलो पढ़ाई शुरू करो। ठीक है देखते हैं यहां पर 90 लाख रुपए महीना कमाने के लिए। अब आगे चलते हैं, यही पैसे कमाने हैं हमें, इतना ही कमाना है। फिर बोलना है कि मनी इज, हाँ उसने जब कमा लोगे तब बोलना कि यार मनी डजंट मैटर,
हाँ, मनी वनी पैसा वैसा मैटर नहीं करता यार, ये सब छोटी मोटी बातें होती है, तब तक पैसा मैटर करेगा। चलो, आपके केबीडी में आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, गैसेज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर कंडक्टिविटी बी इंक्रीज्ड बाई। इनकी कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज की जा सकती है? इनकी कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज की जा सकती है? क्या आप बता सकते हो? क्या आप बता सकते हो? गैसेज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसकी कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करोगे? कैसे इंक्रीज करोगे? ठीक है, कैसे इंक्रीज करोगे? कैसे इंक्रीज करोगे? गैसेज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर कंडक्टिविटी में बी इंक्रीज्ड बाय। कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाते हैं सर? प्रेशर को इंक्रीज करके। देखो, स्टेटमेंट ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। कल ही हमने पढ़ा है आज का केबीडी का पहला क्वेश्चन, प्रेशर डिक्रीज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। सर क्या हो जाएगा? सर प्रेशर क्या करेंगे? डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे? इंक्रीज। आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है भाई? क्या हुआ? पोल नहीं आया क्या? क्या हो गया? बुरा मान गए? है 3 लाख रुपया वो कमाएंगे यार, हम थोड़ा ना कमा रहे, ऐसे बुरा मान गए? तुम लोग यार ज्यादा वो कर दिए ना, तुम लोग ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में चले गए, पोल ही बुरा मान गया। बताओ, कैलकुलेशन कम करनी थी ना यार, तुम लोग एकदम वो कर गए यार। ठीक है, वो बुरा मान गया यार, उसकी 3 लाख सैलरी नहीं है उस बेचारे की, वो तुम एक दिन में 3 लाख कमाओगे, 7 महीने का 90 लाख। बेहोश हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, बुरा मान गया भाई उधर। कोई बात नहीं, चलो अब ऐसी बातें नहीं करनी। कोई पूछेगा डॉक्टर क्यों बनना है? सोसाइटी को सर्विस देनी है, समाज को सेवा करना है हमें, मतलब बोलते हैं ना समाज को सुधारना है, ये सब बात बोलनी होती है बेटा, एकदम अच्छे से बोलना। कोई पूछे एकदम नहीं बताना। ये राज जो है ना हम तुम लोगों के बीच में है, पता चला पड़ोसी का बच्चा भी तैयारी करना शुरू कर देगा, कभी नहीं बोलना है। हाँ, कभी नहीं बोलना। हाँ चलो देखो, चलो अगला क्वेश्चन देखो, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे किस पे डिपेंड करता है? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे किस पे डिपेंड करता है? कैथोड कैथोड रे का स्पेसिफिक चार्ज किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? अरे कोई बात नहीं, पोल नहीं काम कर रहा, तू अपना आंसर दे दे यार, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो करेंगे, पोल काम करे चाहे ना करे। क्या होगा? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द गैस, डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस विद द गैस, इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। सीधी सी बात है भैया, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। पगला गया आज, फ्रस्ट्रेट हो गया, गलत बात है। ए नहीं कह रहे भाई, तुम्हें तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। सब बच्चा नहीं कमाता है, कुछ बच्चा सेवा करने के लिए करता है भाई, डॉक्टर बनेगा, कुछ बच्चा डॉक्टर बनेगा। हाँ, कुछ सच में सेवा करेंगे यार। बुरा मान गया, ये तो सच में बुरा मान गया। मैंने सही लगाया है ना? 1 मिनट मुझे देखने दो यार, लगा तो यही है। 1 मिनट, कहाँ गया अर्जुना? चलो हो गया, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखना अपने पास, चलो जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन बताइए, रेशियो ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रेशियो ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द दैट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या होता है? सब प्रोटॉन का मास तो बताएंगे। हाइड्रोजन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? कौन से रेशियो के इक्वल होगा? किसके इक्वल हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 1837। ये क्वेश्चन 30 सेकंड भी ज्यादा है यार, इसको तो देखा और टिक मारा। क्या आंसर बन जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। आया 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 आया, मेरे करण अर्जुन वापस आ गए यार। ओह, बुरा नहीं मानना भाई, है बुरा नहीं मानना। तुम्हारे तो बाल भी नहीं है कि तुम्हें, अरे बाल सॉरी,
तुम्हारे तो यार कुछ क्या है, बुरा नहीं मानना, ठीक है, आवाज पहुंच गई ना, बुरा नहीं मानना, ठीक है। ये बच्चे कमाएंगे, तुम्हें देंगे पैसे, हाँ हाँ, 1 मोल कमाओगे तो याद रखोगे ना, 0.01% दे देना मास्टर को यार, गरीब मास्टर को, ठीक है। चलो, तो यहां पर देख लो आंसर क्या आ गया, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है, क्या दे रहा है। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू फाइंड, किसको पता लगाया था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप से क्या पता चला था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप से क्या पता चला था। कैसे आएगा रे, कैसे आएगा ये सब क्वेश्चन, कैसे होगा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे होगा, क्या होगा। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसके लिए होता है सर, इससे क्या पता चला था, दुनिया में किसी का भी चार्ज हो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, सर कोई भी चार्ज हो वो किसके मल्टीपल में होगा, इसके मल्टीपल में होगा। ये बात किसने बताई थी, मिलिकन, याद है वो बात। सोच रहे हो कितना, मतलब ऐसे अजीब से आदमी ऑयल को ड्रॉप कर रहे हैं, हमारे यहाँ तेल में डाल के सब्जी खा जाते, हाँ ये ऑयल ड्रॉप करके चेक कर रहे हैं, इसीलिए तो नाम मिलिकन है। सोचो इंडिया में होता उसका नाम क्या होता, मुकेश ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, लोग हंसते कि अभी मुकेश वह क्या कर रहा था जी तुम, हाँ तुम ऑयल ड्रॉप करके चेक कर रहे थे, सोचो। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये देख भाई क्या होगा, है ऐसे करोगे मुकेश बन जाओगे तुम भी, हाँ कैसे कर रहे हो भाई तुम लोग, ये देखो। चलो E बाई एम रेशियो ऑफ एनोड रे किस पे डिपेंड करता है, E बाई एम रेशियो ऑफ एनोड रे किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा सर, एनोड रे का E बाई एम रेशियो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, हाँ किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियस है सर नेचर ऑफ गैस पे, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है आपने कल ही पढ़ा था कि एनोड रे किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। तो एनोड रे किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ गैस पे। ऑल ऑफ दीज कौन है भाई, ऑल ऑफ दीज कौन है, ऐसे इतना कहीं भी गैस के अलावा कहां लिखवाया था, ऑल ऑफ दीज लिखा दिया एकदम, मतलब हाँ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पॉजिटिव और कैनाल रे को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव और कैनाल रे को क्या बोलते हैं, जल्दी से जल्दी देखो और टिक मारो, पॉजिटिव और कैनाल रे को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव और कैनाल रे को क्या बोलते हैं, जल्दी किसको क्या बोलते हैं, आंसर देखो और क्वेश्चन का आंसर टिक मारो, किसको बोलेंगे, कैनाल रे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, या पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, क्या होता है सर, ये कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, कौन सा होगा सर, ये क्या बन जाएगा, हाँ चलो 60%। पॉजिटिवली चार्ज गैस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो मैंने बताया ही नहीं, अभी वो आएगा, अभी आजकल में आ जाएगा, आजकल में आ जाएगा। एनोड रे को देखो, अरे भाई साहब स्टेटमेंट, इतना तगड़ा क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट है यार, इतना तगड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऐसे कैसे करेंगे। चार्ज टू मास रेशियो दिया हुआ है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एनोड रे डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। स्टेटमेंट सही है कि गलत है, क्या लगता है भैया, रुझान क्या लगता है, रुझान में क्या लगता है, चार्ज टू मास रेशियो किसका डिपेंड करता है क्या, हाँ सर डिपेंड करता है, तो ये सही हो स्टेटमेंट है। पार्टिकल्स इन एनोड रे कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियस है भाई ये कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्या होगा करेक्ट आंसर, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या हैं, करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या हैं, करेक्ट हैं। पढ़ के आइए, बहुत बढ़िया, आ गए थोड़े से वापस आए मेरे कर्नर, ठीक है। हाँ ये देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द अदर नेम फॉर कैथो एनोड रे, ए एनोड रे का दूसरा नाम क्या होता है भाई, एनोड रे का दूसरा नाम क्या होता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एनोड रे, प्रोटॉन रे, कैटायन रे, थॉमसन रे, कैनाल रे, क्या नाम लेते हैं, अरे भैया क्या नाम होता है, कैनाल रे, इसमें पोल नहीं दिया, ये क्वेश्चन देखते ही टिक मारने वाला था। सेलेक्ट द सब एटॉमिक पार्टिकल दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ओह माय गॉड, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे हो पाएगा यार, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, जल्दी
कौन से लोग न्यूक्लियस ऑफ एटम में रहते हैं, इसी को न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। कौन कौन से लोग न्यूक्लियस में रहते हैं, कौन कौन से? सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। क्या हो जाएगा सर? बोथ 2 and 3, बोथ 2 and 3 दे आर द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा। What are the essential condition for the production of anode ray? ध्यान सुनिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से अटेम्प्ट कीजिएगा। Essential condition for production of anode ray, एनोड रे हो चाहे कैथोड रे हो, क्या होना चाहिए? एनोड रे हो चाहे कैथोड रे हो, क्या होना चाहिए? What are the essential condition for production of anode ray? क्या होना चाहिए? कितना आएगा, कैसे आएगा भाई? कितना आएगा और कैसे आएगा? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे भाई? क्या आएगा सर? हाई वोल्टेज चाहिए और लो प्रेशर चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैथोड रे? कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, ट्रू नहीं है? कौन सा ट्रू नहीं है? ए भैया ये देखिएगा, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन देखिए, कौन सा ट्रू नहीं है? नॉट ट्रू बताइए। सर नेचर ऑफ कैथोड रे डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। क्या होगा? अरे कोई बात नहीं, पोल काम करे चाहे ना करे, तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए। हाँ, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, पोल को भुला के क्वेश्चन किया तो क्या किया। हाँ, ऐसे मोटिवेटेड रहो यार तुम लोग। मोटिवेटेड रहो, सुबह से उठ के गाना ये डायलॉग सुना करो, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया। ठीक है। क्या होगा सर? सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए, मंजिल को भुला के जी रहे हैं ये लोग। हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ कैथोड रे। अगला देखिएगा, सर इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है? इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है? ये देख लीजिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है? क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट? गलत स्टेटमेंट बताइए, क्या गलत स्टेटमेंट है? इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। बात तो सही है। क्या होगा सर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ, ये देख रहे हैं कैसे बात कर रहा है, ये भूल चुका है इसकी मंजिल क्या है, इसीलिए इसको याद दिला रहे हैं, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया। देखिए ये लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन में। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सर चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बिना पोल के आंसर बताइए क्या होगा? चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा? चैट सेक्शन आपका है, जल्दी से जल्दी क्या होगा? सर सीधा सीधा 10 की पावर 11 देखो आंसर, टिक मारो, आगे चलो। ठीक है, हो गया। कितना क्वेश्चन हो गया यार, जोश जोश में कितना कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन आज हमने कर दिया है आप सबके पास। अब 13 क्वेश्चन हमने कर लिया है आज। 13 क्वेश्चन जो कल की क्लास पे बेस्ड था, उन 13 में से कितने सही कितने गलत, 13 क्वेश्चंस कर दिया, हो जाएगा। तो चलो अब फिर से बाबा सत्संग करेंगे, आ जाइए। हाँ, म्यूजिक, स्लो म्यूजिक लगा दिया जाए। तो कल हमने एटम के अंदर, एटम के घर गए, हमने पूछा बेटा कौन कौन है तुम्हारे पास? पहले कौन आया? पहले इलेक्ट्रॉन आया, कूदता हुआ थॉमसन लेके आया कि ये थॉमसन इधर लेके आया, बोला देखिए ना बाबा ये इलेक्ट्रॉन है। इसकी डिस्कवरी हुई, इसकी डिस्कवरी करी हमने, इसको पकड़ पकड़ के हमने सीखा कि सर ये, इसको पकड़ के इससे पूछा तुम कौन हो, तो बताया कैथोड रे हैं, फिर बताया कि चार्ज कैसे, फिर मास बताया। बाबा बहुत परेशानी से इलेक्ट्रॉन को समझा हमने।
फिर मैंने पूछा अच्छा दूसरा बताओ। दूसरा बोला कि सर दूसरा क्या होगा? दूसरा बोला कि सर हम प्रोटॉन हैं, हमारा नाम प्रोटॉन है, हम कैनाल रे में आए थे, एनोड रे में आए थे, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हम थे भैया, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में थे। थॉमसन भाई साहब से छूट गए थे हम, कुंभ के मेले में जैसे वो उधर निकल गए हम पीछे रह गए। तो हमें पकड़ के कौन लाए? गोल्डस्टीन लाए। हमें पकड़ के कौन लाए? गोल्डस्टीन लाए। तो एटम के घर में 2 लोग मिल चुके हैं, अब तीसरे आदमी की बारी है। देखो इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन में दिक्कत नहीं आई, लेकिन आज हम ऐसी बात को जानेंगे जो एटम ने बहुत दिन तक छुपा के रखा था। थॉमसन ने सबसे पहले प्रोटॉन को पकड़ा, फिर इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, फिर प्रोटॉन आया। आज एटम के घर में एक ऐसा खजाना निकालेंगे जो होता है न्यूट्रल। एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, मतलब उसको पकड़ना आसान था, ठीक है, लेकिन एक न्यूट्रल आदमी मिला और उसने क्या बोला थोड़ा देखते हैं। तो आज का क्या बोलते हैं यार, हाँ मतलब आज का स्ट्रक्चर ऑफ एटम महाज्ञान में आज की दूसरी क्लास में, दूसरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आज हम लोग एटम के घर में फिर से चलते हैं और खोजते हैं न्यूट्रॉन कैसे मिलता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे होता है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे किया? तो मैंने पूछा किसने किया, तो तुमने बोला सर कौन करेगा? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने करा। किसने करा? चैडविक ने करा। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? चैडविक ने। एक्चुअली न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ना भाई बहुत लेट हुई, बहुत लेट। क्यों? क्योंकि देखो प्रोटॉन पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था। कल हमने इलेक्ट्रॉन जब खोज रहे थे ना, उसी टाइम पता चल रहा था कि यार कोई पॉजिटिव वाला उधर तो गया ही होगा, लेकिन न्यूट्रॉन क्या था? न्यूट्रल। ये बंदा मिल ही नहीं रहा। तो ऑब्वियस अब जब कोई बंदा नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे, उसको कैसे पकड़ेंगे? तो उसको लेके आए हम लोग कौन सा? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव भाई अलग ही लेवल पे होता है। मतलब सर देखिएगा, याद रखिएगा, थिन सीट ऑफ बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है, हीलियम एटम का न्यूक्लियस। कैसे सर? हीलियम क्या होता है? ये होता है सर प्रोटॉन कितना 2, न्यूट्रॉन कितना 4 - 2 2, इलेक्ट्रॉन कितना 2। ये याद आ रहा है कि गया सब? हाँ, अब यहां से लिखना चालू कर दो। आज अपने जो लोग भी नोट्स बना रहे हैं प्लीज क्लास के साथ जो नोट्स बना रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं बना पा रहे प्लीज ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, आप कभी भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सुना है स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं सबकी, तो अब दिन में टाइम मिल रहा है, तो प्लीज अपनी अपनी छुट्टियों को बर्बाद ना करिए, चुपचाप उसको पढ़ाई कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल। ध्यान सुनिएगा, ये मेरा क्या कहलाता है? अल्फा पार्टिकल। क्यों? क्योंकि सर इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0। अल्फा पार्टिकल कोई पूछेगा ना तो याद रखना न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम को याद रखिएगा। ये देखिएगा सर प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉन 2, ये सब याद आ रहा है? थोड़ा बहुत हमने एटॉमिक नंबर, मास नंबर पढ़ा था, ऐसे इस क्लास में भी याद दिलाऊंगा, लेकिन हाँ पहले पढ़ा हुआ था। जो लोग नए आए हैं टेंशन मत लीजिए, आपको बस बेटा अगर स्कूल का सिलेबस हो गया हो या अभी स्कूल बंद हो गया हो तो मूल कॉन्सेप्ट का रिवीजन चालू कर दीजिएगा। बहुत डिटेल में करवाए हैं, एकदम लेट के सत्संग की तरह करवाए हुए हैं ये सब चीजें। फिर भी आपको भी मैं थोड़ी देर में रियलाइज करा दूंगा। ये देखिएगा अल्फा पार्टिकल क्या होता है? सर ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है क्या? नहीं, ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि याद करो जहां पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट कर जाए वहां पर क्या होता था? बम फटता था। सर देखो घर के बाहर छोटा वाला भाई जो होता है ना, वो पिट पटा के आ जाए कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक है, उसको उतना भाव नहीं देते। इलेक्ट्रॉन के चेंज से क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन के चेंज से क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कोई भी इधर उधर गया तो उससे क्या होता है भैया? न्यूक्लियर रिएक्शन, बम फट जाता है। तो वही वाली हालत है। देखो यहां कंजर्वेशन ऑफ एटम नहीं बोल सकते, मास कंजर्वेशन ऑफ एटम नहीं बोल सकते। इधर बेरिलियम है, इधर हीलियम है, देखो इधर कार्बन का एटम आ गया। ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियर रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियर रिएक्शन है। पक्का? हाँ, ये देखो अपने पास हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसीलिए इसमें कंजर्वेशन ऑफ एटम बैलेंस नहीं कर सकते। देख लो न्यूक्लियर रिएक्शन में एकदम मतलब बम फट रहा होता है। और इस तरह से हमारे पास कौन डिस्कवर हुआ? न्यूट्रॉन। मतलब न्यूट्रॉन जो था ना, सबसे शांत इंसान जो होता है, जो बोलते हैं ना सबसे शांत इंसान है, उसको कैसे उकसाओगे? तो उसके ऊपर लगातार रेडिएशन मारते जाओ। ऑब्वियस से बेचारा निकल गया, बोला चलते हैं, दुआओं में याद रखना। बेरिलियम के घर में बैठा था, वही लगातार अल्फा पार्टिकल मारे जा रहे थे, तो बोला चल तो भाई, चल दे भाई निकल चलते हैं। तो चैडविक भाई साहब ने, हाँ जा रहा है, न्यूट्रॉन निकल गया ना, इसके बॉडी से निकल गया भाई, बेरिलियम की बॉडी से निकल गया, गाना गाते जा रहा है, छन्ना मेरे या
ठीक है, दुआओं में याद रखना, ऐसे करके याद रख रहा है। ठीक है, चैडविक क्या था, उसने अल्फा पार्टिकल, इसको क्या बोलते हैं, ये रहा ना अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब अल्फा रेज होती है, करेक्ट, एक रेज होती है, रेज अल्फा रेज को बोलते हैं भाई। अल्फा पार्टिकल मतलब एक क्या करते हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सुना है, टॉर्च में से रेडिएशंस निकलती है ना, वैसी अल्फा पार्टिकल्स निकलती हैं। जैसे कैथोड रे निकला, एनोड रे निकला, वैसी अल्फा पार्टिकल्स भी डेविएट होती है। ठीक है, तो वैसे निकल जाएगा। अब देखो ना, बेरिलियम के ऊपर आपने मारना शुरू किया तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियर रिएक्शन करेगा, और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या रिलीज कर रहा है, न्यूट्रॉन। आपने अल्फा पार्टिकल वो किससे बम्बार्ड कर दिया, एल्यूमिनियम के ऊपर, क्या बन गया, फास्फोरस, और क्या साइड से निकल गया, न्यूट्रॉन। आप एक ही याद रखना, एक ही याद रखना, बाकी सब मत याद रखना भाई। न्यूट्रॉन के बारे में बस इतना ही याद रखना कि ये कब निकला, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज करके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज करके। पक्का हो जाएगा, श्योर हो। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन कैसे मिला किसी को, तो सर चैडविक भाई साहब बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डिंग कर रहे थे, उनको एक ऐसा इंसान मिला जिसके ऊपर क्या है, मास तो 1 है लेकिन उसका चार्ज क्या है, 0। न्यूट्रॉन एक ऐसा इंसान मिला जिसका मास तो 1 है लेकिन चार्ज क्या है, 0। न्यूट्रॉन्स के बारे में देखिएगा, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ये कोई भी चार्ज नहीं होगा तो सर कोई डेविएशन शो नहीं करेंगे। मतलब ऑब्वियस है ना, न्यूट्रॉन क्यों नहीं डेविएट करेगा, याद करो, एनोड रे कैथोड रे डेविएट कर रहे थे, न्यूट्रॉन क्यों डेविएट करेगा भाई, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो न्यूट्रॉन डेविएट नहीं करेगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन देखोगे तो स्लाइटली हायर देन प्रोटॉन है। सर याद करोगे प्रोटॉन का मास कितना था, प्रोटॉन का मास कितना था, 1.673 या 2 बोल दो इंटू 10 की पावर -27 kg था। सर थोड़ा सा, ऑलमोस्ट हम लोग 7 का ले लेते हैं, बट थोड़ा सा ज्यादा बोल सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बोल सकते हैं कि ये 675 है, ये 673 है। तो मास ऑफ प्रोटॉन थोड़ा सा कम होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन से। इसका E/m रेशियो क्या होता है, 0। काहे कहेगा भैया, E/m रेशियो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रदरफोर्ड ने भी प्रोटॉन्स निकाला था। रदरफोर्ड अगर कोई पूछ दे तो रदरफोर्ड को प्रोटॉन्स मिल गया था, किस पे बम्बार्डिंग करी थी, नाइट्रोजन। ये फालतू का ज्ञान है, रख लेना, जरूरत नहीं पड़ेगी, फालतू का ज्ञान है, इसकी जरूरत है नहीं ऐसे। ठीक है, रदरफोर्ड को क्या मिला था, प्रोटॉन मिल गया था। रदरफोर्ड भी देखते हो उंगली वाला आदमी होता है ना, रदरफोर्ड को बाद में देखना हम लोग कितनी उंगली करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो ये न्यूट्रॉन्स ने क्या करा, न्यूट्रॉन्स ने कोई डेविएशन नहीं दी, न्यूट्रॉन्स का कोई डेविएशन था ही नहीं अपनी लाइफ में भाई। प्लस और माइनस एकदम एकदम बीच से निकल गया। एक होता है ना आदमी एकदम भाई कोई मतलब नहीं, जैसे कल हम लोग किसी हॉस्टल की तरफ देख रहे थे ना कि हाँ भाई पॉजिटिव वाला निगेटिव साइड, निगेटिव वाला पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट होगा, इसको कोई मतलब नहीं, जीव जाव सबसे आगे है, एकदम मोक्ष की प्राप्ति कर चुका है, एकदम बोल रहा है हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे। ऐसे न्यूट्रॉन निकल गया, बगल से निकल गया। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में कोई डेविएशन नहीं, क्योंकि इनका चार्ज क्या होता है, 0। मास ऑफ प्रोटॉन, E/m रेशियो कितना हो गया, 0। क्यों, क्योंकि चार्ज ही नहीं है तो क्या ही बात करेंगे। एंड द लास्ट वन, रदरफोर्ड प्रोटॉन ऑब्टेन करता है। ये बस एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसकी जरूरत है नहीं, इसका रिएक्शन की जरूरत नहीं। कोई बोले क्या प्रोटॉन पता कर सकते हो, हाँ सब प्रोटॉन मिल सकता है अगर नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करेंगे, निकल जाएगा। श्योर है, पक्का याद आ गया। तो चलो अब यार लिखने का भाई, आजकल छुट्टी उट्टी है, लिख लेना यार। हाँ इसमें ज्यादा नहीं, इसमें ऑब्वियस, इसमें है ही क्या यार, अल्फा पार्टिकल। अरे भाई तू अल्फा पार्टिकल देख बे यार, अल्फा पार्टिकल बेटा किसको बोलते हैं, ध्यान से देखना, अल्फा पार्टिकल्स किसको बोलते हैं, ये देख, हीलियम +2, 2 और 4, याद रख। अब तुझे कोई बोल दे सर अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, चलो एक बात बताना, कितने लोगों को पता है इसका चार्ज कितना होगा, कितने लोगों को लग रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, +2 होगा, या सर इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, 2 × 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। बताओगे ये सही है या ये सही है, बताओगे कौन सा चार्ज होगा, चार्ज कितना होगा अल्फा पार्टिकल पे, ए होगा या बी होगा, ए होगा या बी होगा, जल्दी बताओ, ए होगा या बी होगा, कौन सा सही स्टेटमेंट है, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा। सर चार्ज +2 जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव चार्ज। याद करो रिलेटिव चार्ज बोला जाता है। सर ये +2 नहीं होता, +2 को क्या बोलते हैं, रिलेटिव चार्ज। बी वाला ये क्या है, एग्जैक्ट चार्ज। तू अगर भाई एग्जैक्ट चार्ज देखेगा तो याद कर, एग्जैक्ट चार्ज, जो लोग नए आए हैं भैया, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये बता रहा है कि कटायन बना है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके ऊपर रिलेटिव चार्ज +2 है। बट एग्जैक्ट कूलम में कोई पूछेगा तो एग्जैक्ट कूलम में कितना आएगा, एग्जैक्ट चार्ज इतना आएगा। पक्का। अब कोई बोले सर मास बताइए, अरे भैया मास कैसे निकालोगे रे,
4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन लिख दूं या 4 AMU लिख दूं? याद है? याद है कि अरे सर छोड़ाए हम वो चैप्टर। हाँ, ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर छोड़ दिया सर, क्या ये सब फिर से आप मोल कॉन्सेप्ट लेके पहुंच गए? अरे भैया, मोल हर एक जगह पहुंच जाता है, बिना बुलाए मेहमान की तरह कहीं भी पहुंच जाएगा। चल एक बात बता, चल एक और चीज बता, E/m रेशियो अल्फा पार्टिकल का बता, कितना आएगा? चार्ज अपॉन मास रेशियो कितना आएगा? फोर टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हैं। E/m रेशियो प्रोटॉन का लिखेगा तो E/m रेशियो प्रोटॉन का कितना होगा? चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है ये देख लो। अल्फा पार्टिकल का ऐसे, प्रोटॉन का ऐसे लिखते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन ऑब्वियस है भाई, 4 MP लिखते थे, 4 MP लिखते थे। एक बात बताइएगा भाई साहब, एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा, क्या ऐसे आप लोग सोच पा रहे हैं क्या? क्या ये रिलेशन आप लोग सोच पा रहे हैं? इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। E/m रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 1/2 टाइम्स E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन। क्या ये आप लोग लिख सकते हैं? क्या ये आप लोग लिख सकते हैं? क्या ये आप लोग लिख सकते हैं? प्रोटॉन का ऑब्वियस है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। प्रोटॉन का मास MP ले लिया, क्यों? अरे भाई मन कर रहा है, MP लिया, MP ले लिया, मैट्रिक पास, मनी मतलब, हाँ ठीक है, मैं पढ़ूंगा। ये देख लो, ये देख लो अपने पास, ये देखो क्या होगा सर, ये 2 हो गया, ये 1/2, इसको क्या बोल देंगे सर? E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हैं। तो अल्फा पार्टिकल भाई इसको बोलते हैं, इसका चार्ज इतना, इसका मास इतना। अब चार्ज बाई मास रेशियो में निकाल दिया। अच्छा चलो एक चीज बता, चल एक चीज और बता, एक चीज बता, अल्फा पार्टिकल डेविएट करेगा या नहीं? अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करेगा या नहीं, ये बताओ। पहले ये बताओ, अल्फा पार्टिकल को अगर मैं पास करूंगा इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या वो डेविएट करेगा या नहीं? यस और नो में आंसर बताइए। अल्फा पार्टिकल डेविएट करेगा या नहीं? यस और नो में बताइएगा। क्या होगा? अल्फा पार्टिकल डेविएट होगा या नहीं होगा? क्या होगा? क्या होगा? अल्फा पार्टिकल डेविएट करेगा या नहीं? अरे सर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा? डेविएट्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कौन डेविएट नहीं करता? जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अरे भैया जब तुम्हारे ऊपर कोई चार्ज है तो तुम डेविएट करोगे, क्यों? क्योंकि भैया तुम्हारे ऊपर चार्ज है यार। न्यूट्रॉन क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज नहीं था। तुम्हारे दिमाग में ऑब्वियस है ना भाई, डेविएशन किसको आएगी? डेविएशन किसको आएगी? जो पढ़ रहा होगा और जो नहीं पढ़ रहा होगा। भले जो पढ़ रहा होगा थोड़ा ज्यादा पढ़ेगा, कुछ कम पढ़ेगा। अब उससे तुम पूछो कि भैया साइंस कैसा चल रहा है, मजा में है? जो एकदम पढ़ाई नहीं कर रहा बोलेगा अरे सब बराबर है, साइंस आर्ट सब बराबर है, ह्यूमैनिटीज सब बराबर, कॉमर्स भी बराबर। पढ़ ही नहीं रहा, उसको पता ही नहीं है कि आगे जिंदगी में चल क्या रहा है। उससे तुम क्या ही पूछ सकते हो? सजेशन किससे लेते हो? सजेशन उससे लोगे ना भाई रियल बताए। जैसे तुम्हें साइंस कितनी अच्छी लग रही है, तुमसे कोई अगले साल पूछेगा तुम क्या बोलोगे? हाँ एकदम लीजिएगा। अभी 2-4 महीने बाद तो एकदम ज्ञान दोगे कि साइंस ही लेना चाहिए, साइंस ही लेना चाहिए, साइंस में ही स्कोप है। जैसे अभी 1 महीने बाद फील आ रहा होगा, साइंस लेने का फील आ रहा है। हाँ इतनी मेहनत करवा रहा है टीचर, बताइए सोचवा रहा है, पैसा दिए फिर भी सोच हम ही रहे हैं। हाँ होता है कि सर जिम में पैसा दे के हम मेहनत भी हम करें, यहां सर पैसा दे के हम सोचे। हम पैसा किस बात का दिए भाई? 4,000 5,000 इसीलिए दिया ना भाई कि तुम भाई समझाओगे। अब बताइए बच्चे बोल रहे सर सोच गए। हाँ पैसे दे के सोचना पड़ रहा है यार। सो सॉरी, वी आर सो सॉरी। कुछ दिन रुक जाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, दिमाग में कोई चिप वो फिट कर देंगे एक बार में, यहां से मास्टर बोलेगा सेट हो जाएगा। ठीक है। हाँ इसी चक्कर में जिम नहीं कर पाता। मैं जिम वाले से पूछा, मैंने कहा भाई क्या करना पड़ेगा? बोला पहले पैसा दीजिए। फिर मैंने कहा उसके बाद, बोला कि फिर डेली आना पड़ेगा, सुबह उठ के आइएगा। फिर मैंने कहा उसके बाद, तो बोलता आके मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा यार हमारे बच्चे तो करते नहीं, हम काहे का करने जाए भाई? हमने जिम से, हमने सीधा सीधा हमने वहीं पे हमने बोला, हमने उससे यही पूछा, हमने कहा आपका 2.0 कब आएगा? उसने बोला बताया कि अभी आएगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है उस टाइम से ज्वाइन करेंगे। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन देखना एक, अब न्यूट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल।
न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल। हाँ ऐसे बता दो, अर्जुना 2.0 आज लॉन्च हो रहा है, प्लीज बेटा जो भी लेट आए हैं आपको आज जाना चाहिए, उसमें देखना चाहिए। अर्जुना 2.0 इज लॉन्चिंग, मुझे लगता है कि अभी लॉन्च हो रहा होगा 7-8 बजे से। प्लीज बेटा आपकी कोई गलती नहीं है, देयर इज मतलब ऑब्वियसली हम लोग बहुत थोड़ा सा फालतू का पढ़ाए थे। आप अर्जुना 2.0 आज से स्टार्ट कर सकते हैं, 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है क्लासेस, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। आज की ब्रेकिंग न्यूज जल्दी, क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, किसके बारे में? फंडामेंटल पार्टिकल क्या है सर? इसका चार्ज +1 होता है, मास प्लस चार्ज नहीं होता रे, चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज नो मास। अबे आदमी ये भूत है थोड़ी ना, न्यूट्रॉन भूत थोड़ी ना होगा सर। चार्ज नहीं होगा, मास तो होगा ना, 1 AMU मास तो होता ही है ना, मास तो 1 AMU का होता ही है इसके पास। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बी है वे, रुक जा भाई, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। देख लो, अब अपने पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को अगर समराइज करें तो यहां पर देख लीजिएगा, ये एनसीईआरटी का टेबल है, मैंने टेबल नहीं बनाई। याद कीजिएगा, इसके मास को हम लोग एएमयू में 0 ले लेते हैं, ऑलमोस्ट 0 एएमयू लेते हैं। याद है हमने इलेक्ट्रॉन को छोटू बच्चा मान के उसको क्या किया था? ऑलमोस्ट क्या कर दिया था? नेग्लेक्ट कर दिया था कि भैया इन दोनों का मास, ये देख लो 1.673, 1.675, इसका रिलेटिव मास 1/1857, ये देख लो इसका रिलेटिव चार्ज, ये देख लो, ये सब कुछ याद आ रहा है। हाँ, इस चैप्टर में बस ये टॉपिक एक्स्ट्रा हुआ है, स्पेसिफिक चार्ज, अदरवाइज ये सब कुछ आपने मोल कॉन्सेप्ट में किया हुआ है, अदरवाइज आपने सब कुछ मोल कॉन्सेप्ट में किया हुआ है। ये सिर्फ स्पेसिफिक चार्ज आपका रह गया था, इसीलिए ये टेबल फिर से बनाया, अदरवाइज आप याद करोगे मोल कॉन्सेप्ट में ये सारा टेबल किया हुआ है। भूले तो नहीं? हाँ, गद्दारी तो नहीं कर रहे हो ना भाई? याद है ना, याद है ना ये सब पक्का? हाँ, देख रहे हो, ये सब कुछ हमने कर रखा है, बस ये रिलेटिव चार्ज के बदले वहां पे स्पेसिफिक चार्ज पूछे, 10 की पावर 11, 10 की पावर 7, और इसका क्या हो जाएगा? 0। याद हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। चलो, तो मुझे बोल दिया गया कि सर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, हम एटम के घर में गए, हमें 3 लोग मिले, इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला, न्यूट्रॉन्स मिला। न्यूट्रॉन थोड़ा लेट मिला क्योंकि थोड़ा सा हेवी वजन का, थोड़ा तो भाव खा रहा था, लेट हमने मिला, ठीक है। अरे भाई ऑलरेडी ये सब कुछ कर चुके हो यार, लिखने का हर एक चीज नहीं लिखना होता ना, लिखने का क्यों टेंशन लेता है यार? तेरे पास अगले 2 साल तक ये पूरा पीडीएफ सेव रहेगा। तो भाई अगर स्कूल जा रहा है ना, स्कूल में लिख, अच्छे से लिख, क्योंकि वहां लिखने के मार्क्स मिलेंगे, यहां बस क्वेश्चन करने के मार्क्स मिलेंगे। नीट वाले कभी नहीं बोलते कि बेटा, ठीक है, वो क्वेश्चन करने के मार्क्स मिलेंगे, जितने क्वेश्चन कराऊंगा वो करते जाना, नीट वाले क्वेश्चन पे देते हैं मार्क्स, ठीक है। लिखने का लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से बस ये चीज याद रखिएगा, स्पेसिफिक चार्ज होता है। अच्छा एक बात बताओ, इसका आधा स्पेसिफिक चार्ज किसका होता था? अल्फा पार्टिकल का होता था। अगर प्रोटॉन का आधा कर दें तो वो किसका हो जाएगा? अल्फा पार्टिकल का मिल जाएगा, पक्का हो जाएगा। चलो ये देखो, अब हम लोग आते हैं, अब हम एटम के घर गए, हमने बोला भाई एटम तुम्हारे घर में 3 लोग मिले। सबसे पहले कौन गया था एटम के घर में? थॉमसन गया था। तो एटॉमिक मॉडल्स का मतलब क्या होता है कि अब आदमी जो है अपना ज्ञान देना शुरू करता है। जैसे थॉमसन को क्या मिल गया? इलेक्ट्रॉन। देखो थॉमसन का कॉन्फिडेंस देखना, एटॉमिक मॉडल हमें 4 मॉडल पढ़ने हैं। कौन कौन से सर? पहले कौन पढ़ेंगे? थॉमसन मॉडल। इस आदमी को सिर्फ इलेक्ट्रॉन मिला था, इलेक्ट्रॉन का ना एग्जैक्ट चार्ज पता था इसको, एग्जैक्ट चार्ज पता था ना, एग्जैक्ट मास पता था इसको। लेकिन देखना कॉन्फिडेंस, थॉमसन ने अपना एक प्रेडिक्शन कर दिया कि भाई साहब मेरा मॉडल ये है। अब सर इसको क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसके अंदर की जो मेरिट्स है ना, वो एग्जाम हॉल में याद रखनी है। क्योंकि एग्जाम हॉल में जैसे बहुत सारे लोग कुछ वेब सीरीज देख लेते तो बोलते हैं अरे भाई एटम का एक मॉडल बता दो। वो लोग ऑब्वियसली साइंस वाले स्टूडेंट नहीं है, वो मूवी राइटिंग कर रहे हैं, लिख के बैठ गए। अदरवाइज सबके अंदर ना थॉमसन मॉडल हम क्यों पढ़ रहे हैं? ऑब्वियस मतलब अंधी होता ना कि हवा में तीर तो सबने छोड़ा होगा, लेकिन हम थॉमसन को ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसने जो बातें बोली उस टाइम पे वो आज भी वैलिड है। सोचो उस बंदे को सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता था, उसने जो मॉडल ऑफ एटम बताया उसमें से आज तक बहुत सारी बातें वैलिड है, ठीक है, बहुत सारी बातें आज तक वैलिड है। नहीं बेटा 2.0 में एक चीज और क्लियर कर दूं, जो लोग 2.0 के लिए सीरियसली सोच रहे, बेटा 2.0 में कोई नया पेमेंट नहीं करना। 2.0 बैच जैसे ही स्टार्ट होगा आपके पास आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देनी होती है। हाँ, अब यहां पर एक चैप्टर हो चुका है, आप ऑब्वियस एक चैप्टर पीछे जाओगे। अगर आपको बैकलॉग नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, मतलब एज अ टीचर मैं नहीं चाहूंगा कि आप टाइम वेस्ट करो। हो सकता है आपकी मेरे साथ ट्यूनिंग फिक्स ना हो रही हो, क्योंकि मैं बार बार अब जो चीजें मैंने पीछे पढ़ा रखी हैं मैं बोलूंगा,
और आपको आना चाहिए, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, अर्जुना 2.2 बहुत अच्छे टीचर्स वहां पे हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो, मैं बोल रहा थॉमसन मॉडल। सेकंड वन क्या बोला गया सर, थॉमसन मॉडल को सिर्फ इलेक्ट्रॉन पता था, फिर आया कौन, रदरफोर्ड मॉडल आया। कौन आया, रदरफोर्ड मॉडल आया। रदरफोर्ड मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल क्या आया, रदरफोर्ड मॉडल क्या आया कि सर ये आया न्यूक्लियस, इसको इलेक्ट्रॉन पता था, प्लस क्या पता चल गया, न्यूक्लियस पता चल गया, न्यूक्लियस पता चल गया, तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दे दिया। फिर उसके बाद कौन आया, तो सर अब हम लोगों की लाइफ में 4 मॉडल, एटॉमिक मॉडल पढ़ना है, पूरा चैप्टर में यही 4 मॉडल पढ़ना है। बोर्स मॉडल आया, बोर्स मॉडल भाई अलग कहानी करके गया, और चौथा मॉडल आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये क्या आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आ गया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सबसे लास्ट मॉडल, और यही है अपने पास सबसे अंतिम वाला। लेकिन हम पहले इन तीनों को पढ़ेंगे, फिर यहां तक पहुंचेंगे, और यहां तक आते आते भाई साहब तुम मेरी ना हर एक बात मान लोगे यहां तक आते आते, क्योंकि इधर इतना न्यूमेरिकल हो चुका होगा, एकदम बस मजा आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम हॉल में देखोगे तो कोई पूछे कि थॉमसन मॉडल क्यों पढ़ना है, देखो थॉमसन ने बहुत सिंपल सा मॉडल बताया था, आप सबने 9th-10th में पढ़ा था कि थॉमसन ने क्या बोला था। थॉमसन ने क्या बोला था, ध्यान सुनना, थॉमसन ने क्या बोला था, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, प्लीज बेटा सत्संग चल रहा है तो सत्संग की तरह लेना है, हर एक चीज लिखोगे, जिनकी राइटिंग अच्छी है वो लिख लोगे, जिन लोगों की बच जाए प्लीज शाम को पीडीएफ से लिख के लिख लेना, ठीक है। ये देखिएगा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या है। अब तुम बोलोगे ना भाई क्या सर, ये देखो ये बात ना आज भी ट्रू है। थॉमसन का कोई बोले ना बेटा ये मेरिट में काउंट कर रहा हूं, मेरिट मतलब आज भी एटम को आप क्या लेते हो, स्फेरिकल लेते हो। कोई बोले थॉमसन मॉडल क्यों पढ़ा रहे जब वो फेल हो गया, भाई साहब वो फेल इसलिए नहीं हुआ था, थॉमसन मॉडल में आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज भी आपके मॉडल में सही बैठती हैं। सोचो उस आदमी को सिर्फ इलेक्ट्रॉन पता था, उसने ऐसा तुक्का मारा, ऐसा सही सही चीजें प्रिडिक्ट करी कि आज भी उसको पढ़ना हमें जरूरी है। थॉमसन मॉडल को क्या बोलते हैं कि सर एटम, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम क्या था, स्फेरिकल था। सोचो आज भी उसने ये बात बोली थी, रेडियस ऑफ एटम इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर्स, आज भी ये वैलिड है, ये मेरिट है उसका, आज भी ये वैलिड है कि रेडियस ऑफ एटम किसके अप्रॉक्स रेंज में होता है, किसके रेंज में होता है, 10⁻⁻10 मीटर। इसी को क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होगा, श्योर हो गया। दूसरा, अब देखो उसने कुछ गलती करी, क्या गलती करी, उसने क्या बोल दिया कि सर पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। ये क्या कहलाएगा, ये इसका डिमेरिट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये बात अब गलत है। तो देखो आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जाएगा कि भैया थॉमसन की कौन सी बात आज भी सच है, तो सर ये दोनों बात क्या है, सच है, एटम स्फेरिकल आज भी है, रेडियस ऑफ एटम इसी रेंज में, लेकिन पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली, उसके हिसाब से क्या था कि सर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे एकदम मस्त, एकदम जी रहे होंगे, कहीं भी जिंदगी जी रहे होंगे। ऐसे ही बोला था ना कि सर ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन ऐसा गलत हो गया, ये गलत हो गया। लेकिन देखना अपने पास इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को बोला दे आर अरेंज इन सच अ मैनर टू गिव मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। आज भी ये मेरिट काउंट होता है। क्यों, क्योंकि आज भी आप जब भी काउंट करते हो, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हो, इलेक्ट्रॉन को आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे आप ऐसे लिखोगे जिससे एटम क्या हो, स्टेबिलिटी गेन करे। तो ये क्या कहलाता है, मेरिट कहलाता है कि इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से अरेंज किया गया कि वो अपने सबसे स्टेबल अरेंजमेंट में चले जाए। तो आज भी क्या है, मेरिट कहलाएगा। दूसरा सर ये देखिएगा, मास ऑफ एटम इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एटम। मतलब मास जो होता है, अगर एटम मान लो ये स्फेरिकल है, इसको कट करोगे तो मास क्या हो जाएगा, अगर 4 पार्ट में कट करोगे तो मास भी 1/4 हो जाएगा। तो मास ऑफ एटम भी क्या होगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, मेरिट कहलाएगा। थॉमसन को इसीलिए पढ़ रहे हैं, थॉमसन को इसीलिए पढ़ रहे हैं, थॉमसन को इसीलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज उसकी 5 लाइन में से 4 लाइन आज भी वैलिड है। तो कोई अनपढ़ इंसान होगा जो बोलेगा अरे थॉमसन क्यों पढ़ाया, थॉमसन इसीलिए पढ़ाया क्योंकि उसकी आज भी ये सारी बातें मतलब आज भी वैलिड है। एटम स्फेरिकल होता है, रेडियस ऑफ एटम ये होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियस उसने गलत बोल दिया कि सर ये पॉजिटिव स्फीयर होगा, ये पॉजिटिव स्फीयर होगा, ये बात उसकी गलत हो गई। कैसे, अरे सर पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ रह ही नहीं सकते ना, प्लस और माइनस एक साथ रह ही नहीं सकते, प्लस एंड माइनस एक साथ रह ही नहीं सकते,
ठीक है, प्लस एंड माइनस एक साथ रह ही नहीं सकते, तो इसीलिए ये बेचारा फेल हो गया, एटम का स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। थॉमसन फेल क्यों हुआ? देखो उसकी 4-5 बातें सही थी, लेकिन उससे गलती क्या हुई? उसने बोला पॉजिटिव चार्ज, उसको पॉजिटिव चार्ज पता ही नहीं था ना। सोच रहे हो, उसको पॉजिटिव सिर्फ इलेक्ट्रॉन पता था, तो उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना मॉडल बता दिया। तब भी यार बंदे के अंदर बात देखो, 5 बात में से 4 बात सही हो जा रही है, 5 में से 4 बात सही हो जा रही है। मास ऑफ एटम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि बेटा आज भी देखोगे ना, ये न्यूक्लियस में ही मास होता है, तो इसको कट करोगे 4 पोर्शन में, तो आज भी मास ऐसे m/4 m/4 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ऐसे हो जाएगा। ये इसका मेरिट कहलाएगा कि भैया अगर सर्कुलर है, स्फेरिकल है, तो ऑब्वियस उसका मास क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, ये देखिएगा, अरे सॉरी यही 4 थे ना, अच्छा ओके, हाँ ओके, चलो इसका और क्या नाम था? थॉमसन मॉडल को हम लोग और क्या क्या नाम से लिखते थे सर? वाटरमेलन मॉडल, इसको क्या बोलते थे? वाटरमेलन मॉडल। और क्या लिखते थे? वाटरमेलन मॉडल। और क्या लिखते थे? प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, यही सब नाम था ना इसका, वाटरमेलन, प्लम पुडिंग, यही था पक्का। तो ये हो जाएगा। अब देखना अपने पास क्वेश्चन, देखिए फिर से आंसर बताइए क्या बताया था सर। याद रखिएगा, इसने एक चीज और बताई थी कि आपका एटम जो होगा, चलिए पहले सोचिए, आपको पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल से क्या पता चला था? थॉमसन मॉडल से क्या पता चला था? जल्दी, थॉमसन मॉडल से क्या पता चला था? स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, नाम ही नहीं सुना। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, भाई उसको इलेक्ट्रॉन तो पता ही नहीं था। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जिंदगी में नहीं बता सकता था स्टेबिलिटी। क्या बता रहा था कि एटम ओवरऑल क्या होता है? न्यूट्रल। उसने एक बात बोली कि भैया ओवरऑल एटम क्या होगा? न्यूट्रल। कैसे? उसने बोला जितना प्लस उतना ही माइनस। तो यहां पर एक और पार्ट लिख देता हूं, एटम इज न्यूट्रल। ये भी इसका क्या था? एटम इज न्यूट्रल। ये भी इसका क्या था? मेरिट था। ये भी इसका क्या था? मेरिट था। तो याद रखना ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। जब भी आपसे क्वेश्चन कोई पूछेगा तो इस तरह की बातें याद रखिएगा। कोई भी एटम हो, कोई भी बंदा हो, हमेशा क्या रहेगा? एटम क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। एटम क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग गलती कर गए, स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। स्टेबिलिटी तो ऑब्वियस फेल तभी तो हुआ था कि भाई पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव स्फीयर है, और इसके अंदर कौन सा आ गया? पॉजिटिव स्फीयर के अंदर कौन सा आ जाएगा भाई? पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये कैसे मतलब स्टेबल कैसे होगा? एटम स्टेबल तो कभी हो ही नहीं सकता ना, एटम कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू थॉमसन, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अगर मिल गया, पॉजिटिव नेगेटिव कहीं मिल गया तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो स्टेबिलिटी बता नहीं पाया, स्टेबिलिटी बता नहीं पाया। ठीक है, हो जाएगा, श्योर हो। चलो, थॉमसन मॉडल हो गया। थॉमसन मॉडल की कहानी में ये देख लो, विच आर द फॉलोइंग मॉडल्स आर नॉट सेम एज थॉमसन मॉडल। अरे यार ये तो इजी है। कौन सा मॉडल सेम नहीं है एज थॉमसन मॉडल? कौन से मॉडल को सेम मॉडल नहीं बोलेंगे एज थॉमसन मॉडल? क्या नाम है यार? ये तो ऐसे ही हो जाएगा, हल्के फुल्के में हो जाएगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो सर इसको न्यूक्लियर मॉडल नहीं बताएगा। न्यूक्लियस तो पता ही नहीं था ना बेचारे को। न्यूक्लियस तो किसको पता चला था? रदरफोर्ड को पता चला था। इसको थोड़ा ही ना पता चला था। न्यूक्लियस तो किसको पता चला था? रदरफोर्ड को पता चला था। तो क्या हो जाएगा सर? डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, पक्का। तो देख लो, अब देखो थॉमसन मॉडल आया। थॉमसन मॉडल क्यों आया था? बिकॉज कैथोड रे डिस्कवर हुआ था। ध्यान सुनिएगा, कैथोड रे डिस्कवर हुआ था। कल कैथोड रे की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कैथोड रे जनरेट्स एक्सरे। आज भी आपको कहीं मशीन देख रही हो ना, आप एक्सरे की मशीन जाते हो तो एक्सरे देखने गए हो, एक्सरे की कभी करवाई भी होगी कुछ लोगों ने। एक्सरे क्या होता है कि सर कैथोड रे, पता है क्या होता है? उसका एक अभी सेटअप दिखाऊंगा। कैथोड रे के ऊपर ध्यान से देखना, देखो साइंस क्या होता है। अब थॉमसन मॉडल के जस्ट बाद रदरफोर्ड मॉडल नहीं आया। कभी भी एक एटॉमिक मॉडल के जस्ट बाद दूसरा एटॉमिक मॉडल नहीं आया। बीच में कुछ डिस्कवरी हुई, उसके बाद दूसरा मॉडल आया। जैसे कैथोड रे की डिस्कवरी किसने करी? थॉमसन ने। थॉमसन ने अपना मॉडल बता दिया। कैथोड रे में क्या मिला? इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड रे को हमने कल पढ़ा था कि कोई भी हेवी मेटल दोगे, हेवी मेटल मतलब सॉलिड, हेवी मेटल सॉलिड मेटल दोगे तो यहां से क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सरे प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सरे प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सरे प्रोड्यूस होता है।
अब एक्सरे, एक्सरे प्रोड्यूस होता है, ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन रियलिटी में पता है एक्सरे कैसे बना था? सर एक्सरे ना गलती से हो गया। थॉमसन का स्टूडेंट था कौन? रोएंटजन। रोएंटजन क्या कर रहा था ना, कैथोड रे के साथ खेल रहा था कि भाई कैथोड रे के साथ खेल रहा था। सोचो तुम ऐसे खेल रहे हो, ऐसे लाइट जला जला के खेल रहे हो कि यार हाँ यार सही बनाया, सर जी ने सही बनाया। पता चला सडनली एक लाइट ना किसी हेवी मेटल से टकराई और तुम्हारे हाथ का फोटो आ जाए, एक्सरे निकल के आ जाए। ऐसा ही रोएंटजन के साथ हो गया। रोएंटजन के साथ क्या हुआ, ध्यान से देखना। ये देखो एक्सरे की डिस्कवरी, देख रहे हो कितना मासूम बच्चा है ये, लग रहा है ना क्लास का एकदम, हाँ मवाली टाइप। ये बंदा खेल रहा था कैथोड रे के साथ। हुआ क्या, हुआ क्या कैथोड रे के साथ, हुआ क्या, देखना ध्यान से कि सर कैथोड रे के साथ एक हेवी मेटल से टकराया, हेवी मेटल से टकराया, और जैसे ही हेवी मेटल से टकरा रहा है, यहां से क्या जनरेट हो रहा है? एक्सरे जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? एक्सरे जनरेट हो रहा है। देख लो कैथोड रे कहां जा रहा था? एनोड की तरफ। यहां हेवी मेटल लगा दो, क्या जनरेट कर देगा? एक्सरे। आप एक्सरे की मशीन में देखोगे ये दिख जाएगा, एक्सरे की मशीन में देखोगे ये दिख जाएगा, एक्सरे की मशीन में देखोगे दिख जाएगा। ये देख लो एक्सरे की मशीन में ऐसा होता है। अब ये नहीं एक्सरे वाले मशीन के पीछे पड़ गए, हाँ एक्सरे जो होता है, एक्सरे मशीन में देखोगे ऐसे करके एक हेवी मेटल लगा होता है, ये टकराता है। कैथोड रे ऐसा ही होता है, नॉर्मल लाइफ में ऐसा ही होता है, छोटा सा फ्यूज, ठीक है। अब रोएंटजन बेचारा देख रहे हो कितना मतलब ऐसे दाढ़ी वाढ़ी लेके बैठा हुआ है। रोएंटजन ने डिस्कवर कर दिया। कैसे डिस्कवर कर दिया? तो रोएंटजन को बोला गया कि भाई तूने कैसे किया? तो उसने बोला सर मैं तो खेल रहा था, कैथोड रे ने स्ट्राइक कर दिया। किसको? टारगेट एनोड मतलब हेवी मेटल को। किसको स्ट्राइक कर दिया? हेवी मेटल को। और यहां से क्या बन गया? एक्सरे जनरेट हो गया। मतलब लोग एकदम पागल हो गए यार, लोग एकदम पागल हो गए। लिपस्टिक कौन बोल रहा है यार? लिपस्टिक लग रहा है। कैसे कैसे लोग हैं यार, तुम लोग तो एकदम दिमाग में डाल दोगे यार, ठीक है। कैसे होगा? क्या होगा? एक मिनट, क्या होगा? अरे लिपस्टिक नहीं है भाई, ऐसे मत फील करो यार, तुम लोग हर एक जगह मतलब दिमाग कहां लगाते हो यार, ठीक है। रोहिंजन की यार ऐसे लग नहीं रहा उस तरह का, गेलुजाक्स होता थोड़ा बहुत यूज कर लेते, छोड़ो। देखो यहां पर क्या हुआ, रोहिंजन को कुछ पता चला नहीं कि भाई चमत्कार। सोच रहे तुम खेल रहे हो, तुम्हारे हाथ से बन जाए ऐसे, वो भी लाइफ में पहली बार, आदमी देख के डर जाए कि अबे क्या हो गया, ठीक है। एक्सरे ऐसा ही होता है। उस बेचारे को कोई प्रॉपर्टी नहीं पता थी, उसने बोला यार इस काम करते मैथ्स की तरह क्या ले लेते हैं, मान लेते इसको क्या, एक्सरे मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते, एक्सरे मान लेते, इसको क्या मान लेते, एक्सरे मान लेते। तो रोहिंजन बेचारे ने क्या करा, एक्सरे कर दिया। एक्सरे देख रहे हो ये कितना प्यारा सा हाथ, वाथ सही है यार इसकी सारी उंगलियां। पढ़ लो तुम लोग, हाँ पढ़ लो तुम लोग, तुम्हारे काम आएगा। हाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाएगा कितनी हड्डियां हैं, कैसे होता है, ठीक है। तो ये देख लो अपने पास एक्सरे अपने पास निकल के आया। एक्सरे जो होता है पावरफुल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। जहां पर वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ जाए मतलब समझ जाना उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, डेविएशन नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अभी बता भी देता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको बोलते हैं? दोज रेडिएशन, ऐसी रेज, दोज रेडिएशन या रेज विच डू नॉट डेविएट इन, विच डू नॉट डेविएट या डिफ्लेक्ट, डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, अपने रास्ते से डेविएट ना करे, इन फ्रॉम इट्स पाथ इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, कभी भी अपने रास्ते से बदले ना। उसी को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एक्सरे क्या है, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। एक्सरे देखते हो ना भाई, एक्सरे ऐसा नहीं कि चलते फिरते करवा रहे एक्सरे, ऐसा नहीं होता है। एक्सरे भाई क्या होता है सर, एक्सरे में आपको देखा होगा, ऐसा नहीं, एक्सरे के आपको ही पता है, एक्सरे एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उसकी वेवलेंथ दी हुई है, अभी पढ़ेंगे वेवलेंथ क्या होता है, अभी बस इतना जान जाइए वेवलेंथ इतनी होती है। एक्सरे में देखोगे तो एक्सरे ऐसे चलते फिरते नहीं कि हाँ डॉक्टर साहब मजा नहीं आ रहा, जिंदगी रोमांचक नहीं लग रही, इंस्टाग्राम पे कुछ रील वील डालनी है, एक्सरे कर लीजिए, ऐसा थोड़ी ना होता है।
कि सर आज पता है सुबह सुबह खेलने गए एक्सरे करा के आ गए। ऐसा नहीं होता भाई, एक्सरे पावरफुल होता है। इवन कि अगर हाथ टूटा है तो हाथ का ही करेगा, पैर टूटा है तो पैर का ही करेगा। ऐसा नहीं पूरी बॉडी का एक्सरे करके मजा आ रहा है, घर में लगा के बैठे हैं अपनी बॉडी का। होता ना जैसे नेताजी लोग आजकल ऐसे बड़े बड़े लेआउट लगवा के बैठे हैं ना अपने पास, वैसे एक्सरे करवा के बैठे हुए। ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। एक्सरे क्या है, पावरफुल है। क्यों? क्योंकि भाई ये ना क्या करता है, इसकी पेनिट्रेशन पावर हाई है। पेनिट्रेशन पावर हाई मतलब पूरी बॉडी में। दे आर यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बोन्स, इन सब के लिए। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड दे आर हाई एनर्जेटिक रेडिएशन कैन कॉज आयनाइजेशन। ऑब्वियस है म्यूटेशन के लिए कर देंगे। ये क्या करेंगे, आयनाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर हमारी चीजों को, ऑब्वियस है एटम्स जो भी हमारे मैटर के अंदर पड़े हैं, सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरे ऐसे नहीं कि मजे मजे में करा रहे हैं। डॉक्टर भी देखोगे ना, जैसे कभी मतलब किसी का एक्सीडेंट भी होता है 2-4 दिन बाद करवाता है, 1 महीने बाद करवाता है, 2 महीने बाद करवाता है। ऐसे नहीं कि हाँ चल रहे हैं सर एक काम करो लिपस्टिक वाला बटन दबा दो, ऐसे नहीं होता है ना। ठीक है कि अरे भाई मेरा तो एक्सरे वाला दोस्त है, जाके रोज दिन सर कभी डोले सोले ऐसे करके फोटो खिंचवा रहे हैं। घर में कोई पूछे, घर में आप किसी घर में जाए खाली एक्सरे लगा हुआ है। ठीक है, पेनिट्रेशन मतलब ऑब्वियस है ना भाई, ये क्या करता है, ये क्या करता है, हमारे मसल को पेनिट्रेट कर जाता है, बोन्स को नहीं करता। बोन्स मतलब ऑब्वियस है, बोन्स क्या जाती है स्ट्रक्चर्स ना, देखा होगा ना, हाँ वैसे कर रहा होता है। एक्सरे ऑब्वियस है, ज्यादा एक्सरे यूज करोगे ना तो उससे क्या होगा, हमारे सेल्स डेड हो जाएंगे और वो फिर कैंसर वैंसर कॉज कर लेते हैं। इसलिए देखा होगा जो एक्सरे चलाता है ना, वो अगर अच्छा वाला होगा तो वो क्या करेगा, एक जैकेट पहन लेता है। जब भी एक्सरे चलाना होगा ना, पहले तो सबको बाहर भेज देगा और फिर एक्सरे लगाएगा और वो जैकेट पहन के लगाता है, क्योंकि पता चला सबसे पहले उसी को एक्सरे हो जाए, पहले सॉरी कैंसर हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। एक्सरे जो होगा हाई पेनिट्रेशन पावर, डू नॉट डेविएटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, हाई एनर्जेटिक रेडिएशन कैन कॉज आयनाइजेशन रेडली। ठीक है, हो जाएगा पक्का। चलो, पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, तो हाँ ठीक है, हो जाएगा पक्का। चलो, अब मुझसे किसने बोल दिया कि सर ये तो, अब देखो यहां से लाइफ ना लोगों की चेंज हो गई। थॉमसन मॉडल आया, थॉमसन मॉडल में क्या था, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी पता नहीं था थॉमसन को, उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करी, कैथोड रे की बात करी। अब कैथोड रे के बाद कौन हो गया, कौन गया, एक्सरे। अब यहां से लोगों के दिमाग में आया भाई ऐसी ऐसी रेडिएशन बहुत सही चीज है यार, ऐसी रेडिएशन पढ़ते हैं। अब ऐसी रेडिएशन को पढ़ने के लिए हमारी लाइफ में क्या आ जाता है, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है भाई साहब, सुनिएगा, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसकी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, रेडियो एक्टिविटी की। मतलब ये रेडिएशंस एमिट करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब जो रेडिएशंस देते हैं, जो रेडियो एक्टिव होते हैं ना, अपने आप ही रेडिएशन दे रहे होते हैं। रेडियो एक्टिव क्या करते हैं, अपने आप ही रेडिएशंस दे रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, फ्रांसियम, ये सब ऐसे हैं। ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की बात करी थी। ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप ही रेडिएशंस एमिट करते हैं। सुना होगा ना कई मूवीज में या कहीं देखा होगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यूरेनियम जा रहा है तो पूरे मोहल्ले को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, हो जाएगा। मैडम क्यूरी नाम सुना होगा कि मैडम क्यूरी थी, उनके हस्बैंड थे, ये दोनों लोगों ने मिलकर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बनाए थे, मतलब कि वो करा था। तो ये क्या होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, ये ना रेडिएशंस एमिट करते हैं, अपने आप ही एमिट करते हैं। सब्सटेंसेस विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, दे आर नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इन्हीं को बोलते हैं। ये अपने आप रेडिएशन दे रहे होंगे। ठीक है, हाँ तो ये देखो, अब रेडिएशंस, अब यहां से ना लोगों की लाइफ चेंज, थॉमसन मॉडल के बाद ना लोगों की लाइफ चेंज हो गई। क्या हो गया लोगों की लाइफ, सर अल्फा, सर ये एक्सरे आ गया। अब रेडियो एक्टिव लोग पढ़ने लगे क्योंकि उनको रेडिएशंस पढ़ने लगे, रेडिएशंस पढ़ने लगे, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस आ गई। रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा, ध्यान से देखना अपने पास। सबसे पहले कौन सी रेज आएगी, अल्फा रेज। ऑलरेडी बता चुका हूं अल्फा रेज क्या होती हैं। सर अल्फा रेज क्या होती हैं, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। सर हीलियम का न्यूक्लियस होता है क्या, अल्फा रेज क्या होती हैं, दे आर डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस। क्या होती है, दे आर डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस। सर ऑलरेडी बता चुके हैं। अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके ऊपर क्या होगा, वो डेविएट करेगा। अल्फा रेडिएशन कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं कहलाएगी। अल्फा रेडिएशन कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं कहलाएगी। क्यों, क्योंकि वो अपने रास्ते से डेविएट कर रही है, वो अपने रास्ते से डेविएट कर रही है। बीटा रेडिएशन को जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, बीटा रेडिएशन इलेक्ट्रॉन की तरह ही होगा। बीटा रेडिएशन भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की तरह ही होगा। देख लीजिए, बीटा रेडिएशन दे आर निगेटिवली चार्ज,
They travel with higher velocities compared to alpha radiations and their penetration power is 100 times higher than alpha rays. मतलब अगर किसी ब्लॉक से पास कर रहे, ध्यान से देखना, पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर अल्फा रेज दे रहे हो ना, तो अल्फा रेज मान लो 1 सेंटीमीटर पास कर रहा है, तो बीटा रेज क्या होगा, यहां तक पास कर जाएगा, बीटा रेज क्या कर जाएगा, 100 सेंटीमीटर पास कर जाएगा सर, इसके बाहर पेनिट्रेट करके बाहर आ जाएगा। तो ये ध्यान देखिएगा। बीटा रेज क्या होती है, दे आर लाइक इलेक्ट्रॉन। अल्फा रेज क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस। बीटा रेज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की तरह। दे आर निगेटिवली चार्ज, दे ट्रैवल विथ हायर वेलोसिटीज एंड देयर पेनिट्रेशन पावर इज 100 टाइम्स हायर देन, देयर पेनिट्रेशन पावर इज 100 टाइम्स हायर देन अल्फा रेज। ठीक है, अगर ये 1 सेंटीमीटर पार कर रहा है तो बीटा रेज 100 सेंटीमीटर मेटल के शीट से पार कर जाएगा। पक्का श्योर हो? तो ये अल्फा रेज बीटा रेज की बात कर रहा था। ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं। अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, 3 रेडिएशंस निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा पॉजिटिवली चार्ज, बीटा निगेटिवली चार्ज। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होंगी, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होंगी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट ना करे, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट ना करे। हो जाएगा। अब लास्ट वन, गामा रेडिएशन। गामा रेज क्या होती हैं, गामा रेज जो होती है ना, गामा रेज को ऐसे लिखते हैं। गामा रेज क्या होती है, थोड़ा ज्ञान पढ़ लीजिए। गामा रेज देखना, दे आर हाईली इनर्जेटिक रेडिएशंस विच मच लोअर वेवलेंथ। ये देख लो, हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर होता है। इवन देखोगे अल्फा बीटा गामा में सबसे ज्यादा किसका होता है, गामा रेज। गामा रेज का पेनिट्रेशन देखोगे ना, 1:100:10,000 हो जाता है, 10,000 हो जाता है। गामा रेज भाई साहब, गामा रेज दे आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि गामा रेज क्या होती है, न्यूट्रल होती है। गामा रेज क्या होती है, न्यूट्रल होती है। गामा रेज क्या होती है, न्यूट्रल होती है। ठीक है, गामा रेज क्या होती है, न्यूट्रल होती है। अल्फा पॉजिटिव चार्ज, बीटा नेगेटिव चार्ज। गामा रेज क्या होंगी, न्यूट्रल, तो उनके ऊपर कोई चार्ज होगा नहीं। इनका पेनिट्रेशन पावर देखोगे, अल्फा का कितना है, 100 कितना है, बीटा का, गामा कितना हो जाएगा, 10,000। पेनिट्रेशन मतलब कितना दूर तक जा सकते हैं, कितने दूर तक अपने को पेनिट्रेट कर सकते हैं। हो जाएगा, श्योर है? तो बस अल्फा बीटा गामा। गामा रेज आप लोग जानते हो, गामा रेज बहुत ज्यादा, जैसे एक्सरे हार्मफुल है वैसे ही गामा रेज हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि भैया ड्यू टू हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर एंड कैन कॉज म्यूटेशन इन बायोलॉजिकल स्पीसीज। म्यूटेशन मतलब ऑब्वियस आप लोगों ने शायद बायो में सुना होगा, म्यूटेशन का मतलब अलग अलग वेरिएबल निकल जाता है, वो अलग अलग वेरिएबल आ जाता है। तो भैया 3 टाइप की रेडिएशन आ गई, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा 3 रेडिएशन आई, अल्फा बीटा गामा। और इन तीनों रेडिएशंस पे अल्फा बीटा गामा पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेडियो एक्टिविटी। बीटा रेज भाई थोड़ा अलग चलते हैं। ठीक है, बीटा रेज अलग चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, E/m रेशियो बताओ, E/m रेशियो बताओ, E/m रेशियो किसका सबसे हाईएस्ट होगा, E/m रेशियो किसका हाईएस्ट होगा। अल्फा बीटा गामा में गामा का सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि वो 0 होता है, गामा का सबसे कम। अल्फा और बीटा में किसका ज्यादा होगा, बीटा का, फिर किसका होगा, बीटा का, फिर किसका होगा, अल्फा का। क्यों? क्योंकि बीटा क्या है, इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। बीटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की तरह। अल्फा क्या होता है, 1/2 ऑफ प्रोटॉन हो जाता है। याद करो E/m रेशियो सबसे ज्यादा किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का। प्रोटॉन का आधा कौन हो गया, अल्फा पार्टिकल, फिर कौन हो गया, गामा। सबसे ज्यादा किसका होगा, बीटा का, फिर अल्फा का, फिर गामा का। बीटा अल्फा गामा, बीटा इलेक्ट्रॉन ही तो है और अल्फा क्या है, 1/2 ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का आधा, तो सबसे कम हो गया, सबसे कम हो जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा इन तीनों का देख लेना, अल्फा बीटा गामा इन तीनों का देख लेना। हो जाएगा सर। अगर फोटोग्राफिक प्लेट मतलब फोटोग्राफिक प्लेट, अब कोई मूवीज वूवीज देखी, उसमें देखा होगा प्लेट्स जिसके ऊपर फोटोग्राफ्स बनाते हैं। यार अब पता नहीं मूवीज तुम लोग, हाँ 10th तक तो देखते ही होगे ना, जब कोई मूवीज देखी उसमें रेड कलर रूम होता है, उसके अंदर अलग अलग प्लेट्स रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं तो कोई बात नहीं, अभी तुम जान जाओ, बस इतना ही जान जाना। अल्फा बीटा गामा रेज तीनों के तीनों फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं। मैक्सिमम इफेक्ट जो होता है ना फोटोग्राफिक प्लेट पे, देखोगे सबसे ज्यादा कौन देगा, बीटा। क्यों? क्योंकि उसका हाईएस्ट E/m रेशियो होता है, चार्ज बाई मास रेशियो। ये देखो ना अपने पास, ये देखो गामा रेज को कोई फर्क नहीं पड़ा, सीधा सीधा गया, कोई डेविएशन नहीं। अल्फा रेडिएशन को देखो थोड़ा सा डेविएट हुआ, और बीटा रेडिएशन देखो कितना डेविएट हो रहा है। सबसे ज्यादा जो फ्लक्चुएट करेगा अल्फा बीटा गामा में, सबसे ज्यादा कौन करेगा, बीटा करता है। फोटोग्राफी इफेक्ट में सबसे ज्यादा डिफरेंस चेंज कहां आता है, बीटा के केस में। मान लो एक ही सोर्स से तुमने जनरेट किया अल्फा बीटा गामा, अल्फा थोड़ा डेविएट करेगा, बीटा सबसे ज्यादा डेविएट करेगा। रीजन याद रखिएगा, हाईएस्ट E/m रेशियो, हाईएस्ट E/m रेशियो।
तो अब सत्संग का मेजर पार्ट खत्म, अब सत्संग का मेजर पार्ट फिनिश हो चुका है। सत्संग का एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि मेजर पार्ट क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। सत्संग का मेजर पार्ट क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। ठीक है, सत्संग का मेजर पार्ट फिनिश हो चुका है। एक मिनट, हो गया अल्फा बीटा गामा रेस। अरे भाई रुक जाओ यार, कोई अल्फा बीटा गामा रेस ठीक है, देखो अबे भूत नहीं है यार, टीचर ही है। सत्संग खत्म मतलब कि अब थोड़ा सा, हाँ, आत्मा का प्रभाव नहीं आ रहा है। क्यों रे, सत्संग खत्म, हाँ अब आत्मा आ रही है चलो देखो, चलो कैसे कैसे लोग पढ़ा रहे यार, हाँ कैसे कैसे लोग मिले हुए हैं कि मास्टर मान लो 2 मिनट के 2 सेकंड के लिए बाहर जा रहा है, भूत 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 कर बोला किडनैप हो गए। ठीक है, चलो, हाँ अभी कुछ नहीं यार, वो मैच अभी शुरू थोड़ा हुआ, 7:30 से शुरू होता है, अभी तुम मैच की बात करने लगे। चलो ऐसे भी देखो, आज के मैच में ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, ठीक है, अगले मैच से देखेंगे। ये देखो क्वेश्चन देखिएगा क्या मिलेगा, विच इज द ट्रू, कौन सा बात स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ध्यान से देख लीजिएगा। E/M रेशियो पूछ रहा है, E/M रेशियो पूछ रहा है बेटा। अब थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म होने वाला है, थ्योरेटिकल पोर्शन अब फिनिश होने वाला है, और अब न्यूमेरिकल्स की तरफ आज तो नहीं लेकिन कल से जरूर स्टार्ट हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स। E/M ऑफ कैथोड रे जनरेटेड बाय डिस्चार्जिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस आर डिफरेंट। अच्छा, कैथोड रे गैस के डिफरेंट होने से थोड़ा डिफरेंट होती है, ये स्टेटमेंट काट दो, क्योंकि सर कैथोड रे इंडिपेंडेंट ऑफ गैस थी। E/M वैल्यू ऑफ एनोड रे जनरेटेड बाय डिस्चार्ज ऑफ डिफरेंट गैसेस इज सेम, एनोड रे डिफरेंट होता है भाई। E/M ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, अबे कैसी बात कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब चौथा ही ऑप्शन है अपने पास, सर प्रोटॉन का ज्यादा होता है अल्फा पार्टिकल से, प्रोटॉन का ज्यादा होता है अल्फा पार्टिकल से, क्योंकि सर कैथोड रे में गैस चेंज करोगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, एनोड रे में गैस चेंज करोगे फर्क पड़ेगा। E/M किसका ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है, क्योंकि उसका मास कम होता है, प्रोटॉन का कम होता है। सर प्रोटॉन और अल्फा में अल्फा का कम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। सत्संग में देख लो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। हे सत्संग सही से सुनो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, हाँ सत्संग सुन नहीं रहे हो क्या सही से, बाबा गुस्सा हो जाएंगे, बस यहाँ से स्टाफ राप मिल जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सही से देखो ये क्वेश्चन देखो, अल्फा पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, अल्फा पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा पार्टिकल्स को, अल्फा पार्टिकल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिथियम एटम, हीलियम न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, नन ऑफ दीज, किससे होता है, किससे होता है, अल्फा पार्टिकल किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, अल्फा पार्टिकल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा पार्टिकल्स को, अल्फा पार्टिकल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर हीलियम के न्यूक्लियस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यही तो होता है यार। ये क्वेश्चन यार कोई क्वेश्चन हुआ, देखा आंसर टिक मार दिया, देखा आंसर टिक मार दिया, हो जाएगा, बढ़िया, गुड, 88% जनता, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो तो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E/M रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो, सबसे ज्यादा बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
थोड़ा टाइम ज्यादा देता हूं, सोच लो। ई बाई एम रेशियो किसका ज्यादा होगा? सर ई बाई एम रेशियो सबसे ज्यादा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, अल्फा का, किसका ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई बाई एम रेशियो किसका ज्यादा होने वाला है? किसका ज्यादा होने वाला है? ई बाई एम रेशियो किसका ज्यादा होगा? बहुत बढ़िया। एक बोल रहा है स्कूल से छुट्टी का नोटिस आ गया बेटा, बस इसी बात पे आज जाके पूरा का पूरा रात भर पढ़ाई करो, कल सुबह स्कूल नहीं जाना है। हाँ ऐसा होना चाहिए यार। क्या होगा? थॉमसन मॉडल के बाद भैया रदरफोर्ड मॉडल आने से पहले कुछ कहानियां ये भी थी। कौन सी? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज क्या होंगी? सबसे ज्यादा किसका? इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम किसका होगा? न्यूट्रॉन का भाई। फिर कौन आएगा? सर न्यूट्रॉन के बाद कौन आएगा? प्रोटॉन नहीं। सबसे ज्यादा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। फिर किसका होगा? प्रोटॉन का। और प्रोटॉन का आधा किसका होता था? सर प्रोटॉन का आधा किसका होता था? अल्फा। प्रोटॉन का आधा अल्फा। तो क्या आंसर आ जाएगा? न्यूट्रॉन, अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, अल्फा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। बाप रे, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, श्योर हो। चलो अब मुझे पता चल गया कि भैया ये चीजें हैं, ये भी बता ही दो, कल का क्वेश्चन है ये, कल का क्वेश्चन है। ई बाई एम रेशियो मैक्सिमम किसका होता है? ई बाई एम रेशियो मैक्सिमम कब होता है? ई बाई एम रेशियो इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए होता है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम, सबसे आसानी से किसका ज्यादा था? सबसे हाईएस्ट किसका था? H प्लस का था, याद है? हाइड्रोजन एटम जल्दी जल्दी दे देता था, याद है? पक्का। तो आंसर क्या आ जाएगा? H प्लस आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? H प्लस आ जाएगा। तो अब देखिएगा सत्संग का एक लास्ट पोर्शन, और मतलब ऑलमोस्ट सत्संग खत्म है। अब तो हमारे पास काम की चीज है। क्या? थॉमसन मॉडल हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गई, अल्फा बीटा गामा हो गया, एक्सरे हो गया, इलेक्ट्रो। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक्सरे और गामा रे ये क्या है? दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्यों? क्योंकि ये कोई डेविएशन नहीं शो करते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये लोग कोई डेविएशन शो नहीं कर रहे, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे गामा रेज, अगर मैं बोलूं कैथोड रेज, कैथोड रे, ध्यान से देखिएगा, कैथोड रे, एनोड रे, अल्फा, अल्फा रे, बीटा रे, क्या होगा? अल्फा बीटा रे, ये तीनों के चारों ये क्या होंगे? दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये किसके पार्ट नहीं होंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्ट नहीं होंगे। इसका रीजन क्या है? ये चारों के चारों पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्ट क्यों नहीं है? बता सकते हो? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? दे आर नॉट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्यों नहीं है? बिकॉज इनके ऊपर क्या होता है? दे आर चार्ज पार्टिकल्स। जिसके ऊपर चार्ज हुआ वो क्या करेगा? अपने रास्ते से डेविएट करेगा। जिसके ऊपर चार्ज होगा वो अपने रास्ते से क्या करेगा? डेविएट करेगा। ये क्या होते हैं? न्यूट्रल। ये क्या होते हैं? न्यूट्रल। सर जो न्यूट्रल होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्ट होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्ट होते हैं। डेविएशन कौन दिखाता है? जिसके ऊपर चार्ज हो, पॉजिटिव वाला निगेटिव साइड मुड़ जाएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव साइड मुड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो वाले नहीं होंगे जो अपने रास्ते पे डेविएशन दिखाते हो। ये क्या करेंगे? अपना डेविएशन नहीं दिखाएंगे। दैट्स वाई। पक्का हो जाएगा, श्योर हो। कैथोड रे, एनोड रे, ये सब चीजें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये सब होगा। अब हमारे पास बहुत प्यारा सा और बहुत छोटू सा, याद करो 9th 10th में शायद अपने पास पढ़ाओ, एक रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ाओ, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पढ़ाओ, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पढ़ाओ कि भैया रदरफोर्ड ने क्या करा? रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करने शुरू किए। किसके ऊपर? ये तो 9th में पढ़ा होगा शायद, मुझे लगता है ये तो 9th में पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड ने क्या करा? ये थिन गोल्ड फॉयल, थिकनेस ऑफ 100 नैनोमीटर्स, इसको बम्बार्ड किया। किसके साथ? अल्फा रेस के साथ। 9th में पढ़ा होगा जहां मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है कि हाँ 9th के सिलेबस में एटॉमिक स्ट्रक्चर था, तो ये याद होगा। देख लो रदरफोर्ड ने क्या करा? अल्फा रेज को लेके बम्बार्ड करना शुरू किया, और उसकी ना सारी की सारी ऑब्जर्वेशन देखी, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन देखी। सर उसके साइड में ना सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई। ये सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन थॉमसन के टाइम से लग रहा है, तो आपको ही पता है जब भी अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करता था वो उसको कॉज ग्लो ऑन
स्क्रीन, उसको पता चल जाता था कि भाई कितने पार्टिकल्स को मैंने भेजा और कितने पार्टिकल्स के साथ क्या क्या हो रहा है। तो हम सब ने 8th या 9th में ये किया हुआ है। इसका इवन हमने ये भी एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है। देखिएगा ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट होता था, एनसीईआरटी की ये पिक्चर दिख जाएगी आपको कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से पास करा, ये ऐसे ऐसे स्कैटर होता है। इसकी ऑब्जर्वेशन देखोगे तो ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है कि कुछ बिना डेविएशन के पास करते हैं, कुछ डेविएशन के साथ पास करते हैं, कुछ बहुत सारे, कुछ बहुत कम होते हैं जो पीछे की तरफ मुड़ जाए। ऐसा कुछ पढ़ा है पक्का। अल्फा पार्टिकल देख लो अपने पास, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कि भैया हम लोग क्या करेंगे, रेडिएशन कॉज करेंगे, अल्फा पार्टिकल लेके गोल्ड फॉइल पे मारना शुरू करेंगे, उसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी और उसी को हम लोग देखेंगे, उसी को हम लोग देखेंगे। अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बम्बार्ड करना मतलब बम थोड़ी ना मार रहे यार। एक बोला बम्बार्ड कर रहे मतलब अरे बर्बाद थोड़ी ना कर देंगे। बम्बार्डिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, बम्बार्डिंग कर रहा हूं नॉलेज का तुम्हारे ऊपर, तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है। हाँ, बम्बार्डिंग का मतलब क्या होता है कि बिना सोचे समझे धड़ 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 धड़, जैसे मुझसे देख रहे हो, मैं पूछ थोड़ा ना, मैं 80% जनता देख रहा हूं जो मार्क्स दे रही है, मैं उसका सोच के कर दे रहा हूं। ये ले थॉमसन मॉडल हो गया, अल्फा बीटा गामा रेज हो गया, हमारा स्पैमर या हमारा जो अर्जुना 2.2 वाला बेचारा साइड हो जा रहा है, उसको कोई भाव ही नहीं दे रहा। बीच में कोई इंस्टाग्राम हैंडल भी दे रहा था अपना कि तुम मेरा इंस्टा आईडी ले लो, बात कर लेना, और उसका बेचारे का रह गया तुम लोगों का। तुम लोग इतना कमेंट कर दे तो इसका इंस्टा आईडी रह गया। जो भी ये बेचारा दे, मैं तुझे बता देता हूँ, देख जिसको भी इंस्टा आईडी देना हो तुम गलत टाइम पे दे रहे हो। यहाँ पे ना कुछ भरे पड़े हैं लड़के लड़कियां, ठीक है, ये फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं, हिसाब किताब अलग करके बैठे हैं, ये सोच चुके हैं कि इनको क्या करना है। तुम्हारी गलती नहीं है, हम लोग की गलती है, हम तुम्हारी क्लास में बीच में आ जाते हैं। तुम एक सिंपल सा काम किया करो, क्लास 8 बजे एंड हो जाती है, 8 बजे के बाद मैसेज करो, बोलो कि यार इंस्टा आईडी ना 8 बजे के बाद, नंबर 8 बजे के बाद, ठीक है। तुम लोग बीच में मत किया करो यार, इतना दिमाग लगाओ, ये पढ़ने वाले लोग बीच में कहां फंस गए, ठीक है। हाँ चलो, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, बम्बार्डिंग कर रहे हैं, बम्बार्डिंग कर रहे हैं। बम्बार्डिंग का मतलब क्या होता है, अरे सच में कोई दे रहा था, मैं नाम मैंने पढ़ नहीं पाया था, तुम्हारा नाम ले लेता यार, 2 दिल मिल रहे थे हमने तोड़वा दिया यार, ठीक है। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, बस बस बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलो तो इंस्टा आईडी ले लेना, और नहीं तो तुम्हें जो भी भाई जो उस पर्पस के लिए आते हैं ना, जो भी महानुभाव बच्चे या बच्चियां जो भी इस तरह के पर्पस से आते हैं, तुम्हें एक और तरीका बताता हूं। पीडब्ल्यू को आप फिजिक्स वाला ना समझ के पेयरिंग वाला भी समझ सकते हो, बस आप उसमें सही तरीके से यूज करो। आप उसमें जिस बंदे को भी बोलना है ना, ये देख लेना कि वो जो प्रिया बन के बात कर रहा है ना, वो प्रिया कहीं प्रिय ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के वो करना। और इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, पिछले लेक्चर उसको सीधा आते ही लिखना शुरू कर दो कि यार लेक्चर 1 में आके मेरे से बात करो, लेक्चर 1 में आके मेरे से बात करो, वो वहां जाके बात करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हें यार ये फालतू के लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो तुम कितने मतलब दर्दनाक फंस गए ये लोग, ठीक है। चलो यहां देखो बम्बार्डिंग शुरू हुई, ठीक है। अब जैसे तुमने मैसेज की बम्बार्डिंग कर दी वैसे ही ये हो जाता है, बम्बार्डिंग यहां पर शुरू हुई। यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या किया गया कि भाई बहुत सारे जो गोल्ड फाइल से निकले ना रेडिएशन, यहां पर 3 ऑब्जर्वेशन हुई। क्या क्या कि सर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ना पास हो गए, अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, अबे सीरियस हो जाओ यार, वो तो निकल गया, ठीक है। चलो तुम लोग पढ़ो, 90,000 रुपए, कितने रुपए, 830, हाँ 3-4 लाख रुपए कमाने थे अपने को। चलो जल्दी, ये देखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू अनडिफ्लेक्टेड चला गया। कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डेविएट हुए। और वेरी फ्यू पार्टिकल्स, मतलब 1 in 20,000 पेनिट्रेटेड या रिट्रैक्ट देयर पाथ, मतलब 20,000 में से एक पार्टिकल अपने रास्ते पे पूरा वापस आया। मतलब अगर आप ऐसे देखोगे तो मोस्ट ऑफ द एटम ये क्या हो रहा है सर, बिना डेविएशन के पास कर रहा है, बिना डेविएशन के पास कर रहा है। मोस्ट ऑफ द रेज क्या हो रही है, बिना डेविएशन के पास कर रही है, बिना डेविएशन के पास कर रही है। एक बहुत ही छोटा सा न्यूक्लियस है, या बोल सकते अल्फा पार्टिकल, थोड़ा सा कुछ लोग डेविएट कर रहे हैं, स्लाइटली डेविएट कर रहे हैं, और कुछ एक में से 20,000 में से एक बंदा वापस आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये अपना ऑब्जर्वेशन रहा, ये रदरफोर्ड का अपना ऑब्जर्वेशन रहा, रदरफोर्ड का अपना ऑब्जर्वेशन रहा, ठीक है। रदरफोर्ड का अपना ऑब्जर्वेशन रहा कि भाई ये ऐसा ऑब्जर्वेशन हो रहा होगा, ठीक है। अब इसका उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया, सुनना स्टोरी क्या है, सुनना स्टोरी क्या है, ठीक है, सुनना स्टोरी क्या है, ठीक है। स्टोरी क्या है, कंक्लूजन ये था कि भाई साहब
देखना ध्यान से, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। क्यों? कंक्लूजन क्या निकाला रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड ने बोला भाई इसका मतलब यही है, अगर बिना किसी डेविएशन के पास कर रहे हो, बिना किसी डेविएशन के पास कर रहे हो, मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेके गया और वो बिना किसी डेविएशन के पास कर गया, तो इसका मतलब क्या था कि सर मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज व्हाट? एम्प्टी। कुछ पार्टिकल्स डेविएट हुए, इसका मतलब यह है कि एटम के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटे वॉल्यूम में कन्फाइंड है, बहुत ही छोटे वॉल्यूम में कन्फाइंड है। तभी क्या हो रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव को डेविएट कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इसका मतलब क्या है? स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द एटम में कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसी पे स्मॉल वॉल्यूम को क्या नाम दिया गया? रेड न्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। क्या नाम रख दिया गया? न्यूक्लियस रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? न्यूक्लियस रख दिया गया। और ये रेडियस ऑफ एटम तो किसने बताया था? रेडियस ऑफ एटम किसने बताया था सर? किसने? थॉमसन ने। यहां पर किसने बताया? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। क्या बताया सर? रदरफोर्ड ने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताया। रदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है बहुत ही कम, 10 की पावर -15। ये सोचो एटम का कितना है? 10 की पावर -10। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है? बहुत छोटा है। तो ये इनका कंक्लूजन था, रदरफोर्ड का एक कंक्लूजन था कि भाई साहब पूरा एटम क्या है? एम्प्टी है। पूरा एटम क्या है? एम्प्टी है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते जो डेविएट कर रहे, मतलब वो डेविएशन इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इन्होंने बोला यार ये बात हम लोगों के पास हो गई, ये बात हम लोगों की हो गई। ठीक है, ये देखना रेडियस ऑफ एटम, यहां पर देखिएगा रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, ध्यान से देखना। रेडियस ऑफ एटम कितना होता है? 10 की पावर -10, 10 की पावर -15। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? रेडियस ऑफ एटम देख लो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का कितने टाइम्स ज्यादा होता है? 1,00,000 टाइम्स ज्यादा होता है। मतलब न्यूक्लियस का रेडियस 1,00,000 टाइम्स छोटा होता है। ये देख लो अपने पास। 10 की पावर 5 को ऐसे ही लिखोगे ना, 10 की पावर 5 को ऐसे ही लिखोगे, 10 की पावर 5 को ऐसे ही लिखोगे ना, तो रेडियस ऑफ एटम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में देख लो काफी छोटा है, काफी छोटा है। अच्छा एक चीज और, चलो वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। ये बताना वॉल्यूम ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? सर एटम थॉमसन ने क्या बोला था? स्फेरिकल होता है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कैसे आएगा? 4/3 पाई रेडियस ऑफ एटम का क्यूब कर दूं। याद है एटम स्फेरिकल था, ऑब्वियस है न्यूक्लियस को भी क्या मानेंगे? स्फेरिकल मानेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा सर? 4/3 पाई, 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यूब, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यूब। ये देख लो 4/3 पाई रेडियस ऑफ एटम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। लिख सकते हैं ऐसा। ध्यान सुनना अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 की पावर 5 क्या होता है? अबे -15 + 15 हो जाएगा ना भाई। ले भाई ले, कोई दिक्कत ना, दिमाग मत लगाइए ऐसे कैसे। 10th में जो पढ़ा वो 11th में कैसे याद रखें? हाँ अब तो लिख सकते हैं, अब तो लिख सकते हैं भाई। ये देखो, हाँ देख लो अपने पास। ये देखो अब मुझसे किसने बोल दिया कि सर वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अगर निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अगर रेशियो निकालना हो तो मैं क्या पुट करूंगा? 4/3 पाई रेडियस ऑफ एटम का होल क्यूब डिवाइड बाई 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यूब। ये देख लो 4/3 पाई कैंसिल आउट। यहां से वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ऐसे तो बेसिक मैथ में ये बोला जाता है, लेकिन नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकता ऐसे। चाहे तो जिन लोगों का पावर सेम होता है उसको इक्वल लिया जा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे भाई, हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी है। अदरवाइज सीधा सीधा भी कर सकते थे, लेकिन 10 की पावर -30, 10 की पावर -45, 10 की पावर -30 + 45, तो ये कितना आ जाएगा? 10 की पावर +15 आ जाएगा। मतलब इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो वॉल्यूम ऑफ एटम जो होता है और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का जो रेशियो निकालते हो वो 10 की पावर 15 टाइम्स आ जाता है। रेडियस अपने पास, रेडियस 10 की पावर 5 में फ्लक्चुएट कर रहा है, वॉल्यूम कितने से फ्लक्चुएट कर रहा है? 10 की पावर 15 के रिस्पेक्ट में। याद रखिएगा +15, 4/3 पाई r क्यूब कैंसिल आउट, 4/3 कैंसिल आउट, ये
पावर सेम होता है तो ऐसे इक्वल ले सकते हैं, दोनों को अंदर ले सकते हैं, बट कोई बात नहीं, हमने ऐसे सॉल्व किया। 10 की पावर प्लस 15 इज द करेक्ट आंसर। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या है, बहुत छोटा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 की पावर 5 टाइम्स छोटा है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10 की पावर 15 टाइम्स छोटा है एज कंपेयर टू एटम, एज कंपेयर टू एटम। पक्का हो जाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में ना ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा, सर न्यूक्लियस ऑब्वियस है ना, रेडियस ऑफ एटम, ये सब बातें कर रहा है कौन, ये सारा का सारा कौन किया, रदरफोर्ड। न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट ही लेके कौन आया, रदरफोर्ड लेके आया। तो ये छोटी छोटी लाइन याद रखिएगा कि ये और ये दोनों चीजें, डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा, डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा। रदरफोर्ड को क्या मिल गया, न्यूक्लियस मिल गया, रदरफोर्ड को न्यूक्लियस मिल गया। इलेक्ट्रॉन पहले किसने बताया था, थॉमसन ने। रदरफोर्ड को आया कॉन्फिडेंस, उसने बोला भाई साहब मैं बताऊंगा तुझे, मैं तुझे बताऊंगा एक नया मॉडल, एक नया मॉडल बताने वाला हूं। क्या नया मॉडल, 4/3 कहां से आया, 4/3 कहां से आया। ये राज तो बेटा 9th में बीत गया यार। तुम एक काम करो, 9th क्लास के सर को फोन करो, तो 10th क्लास वाले को, अब पूछो तो 4/3 कहां से आया। मैं भी फोन का वेट करता हूं, जल्दी पूछो, जल्दी, छूटना नहीं चाहिए, जल्दी पूछो 4/3 कहां से आया। हम लोग आगे चलते, ठीक है, फोन करना हमें बताना, ठीक है। ये देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया गया, अब आपको पता है तो आप विद इन सेकंड निकाल सकते हो। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। वॉल्यूम ऑफ, बस उल्टा पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम का ऑप्शन पूछा गया है, क्या होगा, जल्दी जल्दी, क्या होगा, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब सर आपने तो पढ़ाया था वॉल्यूम ऑफ एटम, ऐसे पूछा गया, तो ये कितना हो जाएगा सर, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 की पावर प्लस 15 या माइनस 15, कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ऑब्वियस है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, परसेंटेज नहीं, 1 टाइम्स। रेशियो ले लो तो उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं ना शायद, याद करो, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, वंस अपॉन ए टाइम। हाँ बेटा 4/3, 4/3 वाले याद आ रहा है फ्रैक्शन कैसे था, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ऐसे निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर देखना, ये भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। व्हेन अ गोल्ड शीट इज बम्बार्डेड बाय बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ओनली फ्यू ऑफ देम गेट डिफ्लेक्टेड वेयर मोस्ट गो स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड, दिस इज बिकॉज, क्या होगा, क्या रीजन होगा, क्या रीजन होगा, जल्दी, क्या रीजन होगा, क्या रीजन होगा, जल्दी। सर न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या है, ऑब्वियस है ना भाई, बहुत सारा पार्ट इसलिए पास कर रहा है क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, मोस्ट ऑफ द एटम, इसलिए चले गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्संग के साथ साथ क्वेश्चन भी करते जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंक्लूजन ऑफ, अच्छा एक मिनट, कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है, जल्दी, क्या होगा, कौन सा कंक्लूजन नहीं है, क्या नहीं होता है, बताओगे, क्या होगा, मोस्ट ऑफ द पार्ट इनसाइड एटम, ये तो बात सही थी। मोस्ट ऑफ द मास कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत छोटा, ये दोनों सही है। ये डेफिनिट ऑर्बिट, ये वाली बात उसने नहीं बोली थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये बात उसने नहीं बोली थी सर, ये सब बात नहीं बोली थी उसने कि सर डेफिनिट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अभी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आएगा तो बताएगा कि कैसे करता है, पक्का हो जाएगा। रदरफोर्ड का मॉडल हम लोग देखते हैं, अभी रुक जाओ, पहले कुछ क्वेश्चंस निपटा दो। ये देखिएगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम्स स्मॉलर होगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितने टाइम्स स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ एटम, कितने टाइम्स स्मॉलर होगा सर, 1 लाख टाइम्स होगा। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विच एस्टैब्लिश्ड, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किसने एस्टैब्लिश कैसे हुआ बताइएगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विच एस्टैब्लिश द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम यूज्ड अ बीम ऑफ, कौन सा बीम यूज किया था, किसको यूज किया हुआ था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, बीटा पार्टिकल नहीं, गामा पार्टिकल नहीं, अल्फा रेज, अल्फा रेज को हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं ना कि हीलियम एटम, हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं ना कि हीलियम एटम बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, हीलियम न्यूक्लियस। अब
रदरफोर्ड ने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताया, ध्यान सुना, रदरफोर्ड ने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताया, हमें पता चल गया। तो अगर किसी का, सर इफ एन एटम, ध्यान सुनिएगा, एन एटम हैविंग एटॉमिक मास, हैविंग मास नंबर, याद है मास नंबर ए, मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड, याद है एटॉमिक नंबर किसको बोलते थे, जेड को, एटॉमिक नंबर जेड। अगर एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर ए है, सर अगर आपसे कुछ पूछ दे कि इसका रेडियस ऑफ एटम बताइए, तो ध्यान सुनना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से लोग रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से लोग रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से लोग रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एक बात बताओ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किस पे डिपेंड करेगा, ये किसका नंबर था, मास नंबर क्या रिप्रेजेंट करता था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता था ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता था। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता था, सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता था, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता था। एटॉमिक नंबर सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता था, प्रोटॉन को। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन हो गया, मुझसे बताओ किस पे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पता है किस पे डिपेंड करता है, किसी भी एटम का निकालने जाओगे तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो मास नंबर का, मास नंबर का सर किस पे डिपेंड करता है, क्यूब रूट पे डिपेंड करता है, मास नंबर के क्यूब रूट पे डिपेंड करता है। क्योंकि सबके ऑब्वियस न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या लेंगे, मास नंबर। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस देखोगे तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किसी भी एटम का निकालने जाओ तो सर किसके, ए की पावर 1/3, और यहां से अगर आप निकालने जाओगे तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज नथिंग आर नॉट ए की पावर 1/3, वेयर आर नॉट इज ए कांस्टेंट। आर नॉट क्या है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है, आर नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 1.3 इंटू 10 की पावर। ये ध्यान रखिएगा, ये कहां से आया, रदरफोर्ड से आया। रदरफोर्ड ने बोला भाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा, मास नंबर पे। रदरफोर्ड ने बोला रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किस पे डिपेंड करेगा, मास नंबर पे। आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। आर नॉट क्या है सर, ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू इतनी होती है, 1.3 इंटू 10 की पावर -15। पक्का हो जाएगा। सर मास नंबर पे क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में तो दोनों होंगे ना, सिर्फ प्रोटॉन थोड़ी ना होगा। कि सर एटॉमिक नंबर पे क्यों नहीं कर रहा है, एटॉमिक नंबर बेटा सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन को डिस्कस करता है, हमें न्यूक्लियस में तो दोनों लेने हैं ना, दोनों लेना है। न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन भी होगा न्यूट्रॉन भी होगा, भाई उसको कुछ तो भाव दोगे। तो हम किस पे डिपेंड करेंगे, मास नंबर का क्यूब रूट। ऐसे निकाल दो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऐसे निकल जाएगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऐसे निकल जाएगा। हाँ ये ऑब्वियस है भाई, ये एक्सपेरिमेंट से आया, मैं थोड़ी ना अपनी मर्जी से लेके आया हूं, एक्सपेरिमेंट से। रदरफोर्ड ने बोला भाई ये एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कर रहोगे, कोई बात नहीं, आज तो नहीं लेकिन कल करा दूंगा, एक दो चीजें बताऊंगा, बेहोश हो जाओगे। ठीक है, अब भाई ये एक्सपेरिमेंट ऑब्वियस है ना, एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया, मैंने थोड़ा करके लाया। उसने बोला कि ये ऑब्जर्वेशन है 1/q। ऐसा हम अल्फा रेज लेके हम 20,000 रेज मार के चेक कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना करते हैं भाई। बड़े लोगों की बात मान लो, नहीं तो खुद लेके अल्फा पार्टिकल लेके घूमना शुरू कर दो। हाँ गोल्ड फॉइल नहीं मिलेगा जल्दी, गोल्ड फॉइल मिलेगा तो इंडिया में ऐसे ही लोग चोरी कर लेंगे। रदरफोर्ड जैसे इंसान थोड़ी ना इंडिया में बन सकते हैं। हाँ रदरफोर्ड जैसे इंसान होता तो पहले तो काम करता, गोल्ड फॉइल लिया पहले पॉकेट में डालता कि छोड़ो एक्सपेरिमेंट का, पहले तो रदरफोर्ड अपना गोल्ड फॉइल साइड में करेगा। ठीक है, हाँ ऐसे ही होता। ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऐसे निकलेगा। कभी भी किसी का रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना, चलो एक काम करो, ये क्वेश्चन बताओ। Calculate radius of nucleus of an element having mass number 8 and atomic number 3। चलिए बताइएगा इसका क्या होगा, इसका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना आएगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना आ जाएगा, मास नंबर 8, मास नंबर 8, ठीक है, मास नंबर 8, मास नंबर 8 गोल्ड एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 8 एटॉमिक नंबर 3। क्या होगा जल्दी, क्या होगा,
कितना हो जाएगा सर? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने जाओगे तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या था भाई? फॉर्मूला क्या था? आर नॉट इंटू 8 की पावर 1/3 क्यूब रूट करना है। आर नॉट की वैल्यू कितनी थी? 1.3 इंटू 10 की पावर -15। 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा क्या? क्यूब रूट, तो ये कितना हो गया? 2.6 इंटू 10 की पावर -15 मीटर्स आ गया। 2.6 इंटू 10 की पावर -6, ये -15 मीटर्स आ जाएगा पक्का। अच्छा एक बात बता, चलो वॉल्यूम बता। अगर मान लो रेडियस ना पूछ के मैं वॉल्यूम पूछता तो कैसे निकालते? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालते? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब रूट, यही करते ना, ऐसे ही निकालते। 4/3 पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 या 22/7, और इसका क्या कर देते? क्यूब रूट कर देते। 2.6 इंटू 10 की पावर 15 का क्यूब रूट कर देते, आंसर निकल जाएगा। जितना भी आए, और जितना भी आए मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा, मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। श्योर हो जाएगा, निकल जाएगा पक्का, श्योर है। अब बोर्स मॉडल की कुछ चीजें पढ़ने से पहले एक दो चीजें फिजिक्स की थोड़ी सी मैं थोड़ा फिजिक्स पढ़ा देता हूं। जाते जाते थोड़ा फिजिक्स पढ़ाता हूं, क्योंकि केमिस्ट्री कल फिर केमिस्ट्री जब आएगी तो वहां पर फिजिक्स बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा फिजिक्स नोट पॉइंट करके याद रखिएगा। आप लोगों को अब ये चीज कल याद करके आनी है, क्योंकि मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, ये आपको कल यूज करवाना शुरू करूंगा मैं, ठीक है? क्योंकि मैं अभी रदरफोर्ड मॉडल नहीं बताया, रदरफोर्ड के बारे में बता दिया, रदरफोर्ड मॉडल अभी बताना बाकी है। ध्यान सुनिएगा, अगर आप सर्कुलर मोशन में हैं, अगर आप सर्कुलर मोशन में हैं तो आपके पास, ध्यान से देखना, सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि आप आर डिस्टेंस रेडियस पे होंगे। अगर आपके पास v वेलोसिटी है, देखना ध्यान से, v वेलोसिटी है, तो ध्यान से देखिएगा, एक होता है मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अगर यहां पर m मास का कोई बॉडी है, मास कितना है उसका? m, मास कितना है? m, तो मोमेंटम क्या होता है? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम क्या हो जाता है? मास इंटू v। अरे अब फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं रहा, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, ध्यान सुनना, मास इंटू p। अब ये कल याद आना चाहिए, अभी इसलिए 5 मिनट पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये कल अपने को आना चाहिए, कल भाई भूल के मत आ जाना। ये होता है मास इंटू वी मोमेंटम, और यहीं पर एक दो वर्ड यूज होते हैं, एंड दैट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि जब आप सर्कुलर मोशन में होते हैं तो आप एंगुलर मोमेंटम करते हैं, इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम एल। सर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बस रेडियस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक और चीज होती है दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर इसी को हम लोग बोल दें अभी के लिए, अभी आप जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आप अच्छे से पढ़िएगा, अभी के लिए बस जान जाइए दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल होता है? mv²/r हो जाता है। कोई भी सर्कुलर मोशन करेगा, तो सर्कुलर मोशन में मोमेंटम इतना, एंगुलर मोमेंटम इतना, सेंट्रीपिटल फोर्स इतना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? mv²/r लगता है, mv²/r लगता है पक्का। एक दो चीजें और, सरकमफ्रेंस कितना होगा? चलो बताओ, सरकमफ्रेंस कितना होता है किसी भी? 2πr लिख सकते हैं ना सरकमफ्रेंस, याद रखना, ये सब कल पूछूंगा, अभी तो सर आसान है, ऑब्वियस है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल मतलब, अरे भाई जब सर्कुलर मोशन कहीं पे होता है, कभी साइकिल वाइकल या बाइक स्कूटी कभी टर्न करते हुए देखा हो, तो उसमें क्या होता है, एक अंदर की तरफ आदमी इनवर्ड मूव कर जाता है। क्यों मूव कर जाता है? बिकॉज देयर इज अ स्यूडो फोर्स, एक स्यूडो फोर्स लगता है। वो फिजिक्स में आपको बहुत अच्छे से आएगा। अभी फिजिक्स पढ़ा ही कहां तुम लोगों ने, अभी फिजिक्स नहीं पढ़ा यार, अभी आएगा फिजिक्स। जब फिजिक्स अच्छे से आएगा ना, उस टाइम तुम्हें केमिस्ट्री की इज्जत बढ़ जाएगी, क्योंकि उस टाइम केमिस्ट्री ही मार्क्स देगा, घर वालों के सामने ना केमिस्ट्री ही मार्क्स देगा, फिर लगेगा हाँ ठीक है। ये देखना, दूसरी चीज, अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं, ध्यान से देखना, दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1, एक चार्ज पार्टिकल ये, एक चार्ज पार्टिकल ये, Q1 अगर r डिस्टेंस पे खड़े हैं, अगर इनके बीच में r डिस्टेंस है, r डिस्टेंस पे हैं, ये r क्या है? डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल। ध्यान सुनना, डिस्टेंस बिटवीन देम, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोल देते हैं कूलम्बिक फोर्स, या फिर इसी को नाम रख देते हैं कूलम्बिक फोर्स, या फिर इसी का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स या फिर इसी का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, या फिर इसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान सुनना, ये क्या होता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, ये आपको फिजिक्स में अभी बहुत अच्छे से आएगा, लेकिन हाँ अभी मेरे लिए जो मुझे बताना है उसके लिए याद रखिएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, अगर निगेटिव है मतलब ये क्या है, अट्रैक्शन को डिनोट कर रहा है। अगर इसका साइन निगेटिव आ रहा है तो वो अट्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है मतलब रिपल्सन रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि सर अगर निगेटिव आया तो एक होगा प्लस, दूसरा क्या होगा माइनस। तो कूलम्बिक फोर्स या फिर सेंट्रीपिटल सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोई बोलेगा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। निगेटिव अगर आ रहा है तो अट्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव आएगा तो रिपल्सन रिप्रेजेंट करेगा। ये देख लो, निगेटिव ऑब्वियस है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो ऑब्वियस तभी निगेटिव हो सकता है। अगर दोनों के दोनों प्लस हुए तो रिपल्सन, दोनों के दोनों माइनस हुए तो भी रिपल्सन आ जाएगा। तो ये कूलम्बिक फोर्स हो गया। नेक्स्ट देखोगे, कूलम्बिक फोर्स के बाद यहां पर इनके बीच का एक पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते। दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होती है तो उसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर। ये पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 बाई आर। तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। आर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा अपने पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये क्या मिल जाएगा, आर करेंगे तो के Q1 Q2 बाई आर, ये आ जाएगा। के क्या है, वेयर के इज अ कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट। अभी के लिए बस आप इतना जान जाओ, कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। बाकी अभी आपको फिजिक्स जब पढ़ाया जाएगा अच्छे से, इसको पढ़ाने के लिए आपको 11th की बस की बात ही नहीं होती फिजिक्स पढ़ने की, ये 12th में पढ़ाया जाता है क्योंकि ये बहुत हाई लेवल है। तो अभी देखेंगे के जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब वो वैल्यूज आपको नहीं जाननी है कि ये क्या होता है वो क्या होता है, आप बस इतना जानिए कांस्टेंट होता है जो दो चार्जेस के बीच में, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था ना, याद है जैसे फिजिक्स में एक फॉर्मूला आता था कि दो मास है M1 M2, इनके बीच में सर फोर्स लगाना है तो क्या आता था, G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। वही सेम चीज है, बस यहां चार्ज आ गया और कुछ नहीं। यहां के क्या है, कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। के क्या है, अब ये फिजिक्स का पोर्शन आपको बेसिक पता होना चाहिए क्योंकि कल आपको ये सब चीजें यूज करवानी है मुझे, इसीलिए बता रहा हूं और कुछ नहीं। पक्का? चलो खुश रहो आबाद रहो यार, काहे का इतना टेंशन लेते हो यार। होमवर्क क्या है तो सर डीपीपी है, डीपीपी है, और अगर हो सके तो एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं। प्लीज आप सब लोग एनसीईआरटी की रीडिंग करना शुरू कर दीजिए। जो थ्योरेटिकल पोर्शन फिनिश किया है रदरफोर्ड तक का फिनिश कर लीजिएगा। कल रदरफोर्ड मॉडल एक बार जरूर बताऊंगा, लेकिन हाँ कोशिश कीजिएगा एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। रदरफोर्ड मॉडल तक एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा, जो में कुछ कहानियां और मिल सकती हैं आपको। बाकी पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और भैया हो पढ़ने वाले लोग तुम्हें पता है क्या करना है। हाँ वोटिंग, पूरी दुनिया मतदान कर रही है, मतदान करते रहिए, ठीक है। चलो तो कल अपने पास, कल इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन अब आपका आने वाला है, न्यूमेरिकल्स अब आने वाले हैं। कल से इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो आई होप सो सब लोग अब थोड़ा सा सत्संग झेल के अब मजा आ गया होगा। अब कल से न्यूमेरिकल्स आने वाला है, तो प्लीज कल से न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन फिर से आपका वेट कर रहे हैं। मूल कॉन्सेप्ट बहुत हो गया यार, कितना रेस्ट करोगे, एक हफ्ता होने को आ रहा है। लास्ट न्यूमेरिकल हमने वेडनेसडे को किया था, तो कल तो कर ही सकते हैं। ओके तो चलो मिलते हैं कल, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।